बाजार का आखिरी 1.5 घंटा रहेगा भरपूर एक्शन भरा, क्योंकि आज उतार चढ़ाव के बीच में बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार होता हुआ दिख रहा है बाजार में। तो क्या करें, आप बचे हुए 1.5 घंटे में कैसे करें, कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, ढेरों खबरों के बीच सरकारी कंपनीज की जो तेजी है वही है तेजी, सिर्फ और सिर्फ वही तेजी है। ऐसा लग रहा है कि साल भर का काम ये 1-1.5 मार्च के पहले करना चाहते हैं सारा काम। जबरदस्त एक्शन और इंडेक्स से कहीं कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। और बैंक निफ्टी कहीं भी जाए, निफ्टी कुछ करे ना करे, लेकिन ये भरपूर एक्शन में रुकने थकने और ठहरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये है सरकारी कंपनियों का पूरा एक्शन। लेकिन अब तक का पूरा एक्शन बता दें आपको, उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 14,900 14,975 वो रेंज है जहां दीप ने मुझे ठोक बजाकर पूछा था कि क्या बेचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बेचना चाहिए और जरूर बेचना चाहिए बिना हिचकिचाए। और वहां से आपने लगभग 100-125 पॉइंट के करेक्शन देखी भी है। और वही 14,750 जो मजबूत सपोर्ट है, वहीं से एग्जैक्टली सपोर्ट है। तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है जो रेंज को ट्रेड करता हुआ अब तक का। बैंक निफ्टी ये ऊंचाइयों से बिल्कुल सही लेवल से आया है नीचे। 14,933 के आसपास 14,850 का लेवल था। और माफ कीजिएगा 35,750 के आसपास का लेवल, वहीं से आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आती दिखी है। और 35,000 के लेवल को होल्ड भी किया है। तो दोनों तरफ बेहतरीन लेवल होल्ड करता हुआ बैंक निफ्टी भी। थोड़ा दबाव है यहाँ पर, यहीं पर दबाव है, बाकी सब जगह मजबूती थे। एकमात्र इंडेक्स अगर आज आपको लाल निशान में नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक बैंक्स है और फाइनेंस वाले शेयर। इसके अलावा हल्का सा एनर्जी इंडेक्स, वो भी लाल में नहीं कहूँगा, एकदम फ्लैट है। तो खाली बैंकिंग शेयरों को छोड़कर चौतरफा खरीदारी और खरीदारी है। ऑटो इंडेक्स में 3% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर 125 अंक कमजोर है और इसका असर आता हुआ आपको दिख रहा है बाजार में। और यूरोप के बाजारों में हल्की फुल्की कमजोरी का माहौल। सर, डाउ फ्यूचर सपाट होता है, थोड़ा पॉजिटिव होता तो क्या और पिक्चर चेंज होता? तो 15,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी दीप एक चीज करनी होगी। जिस तरह का मूड माहौल सुबह एशिया में था, जिस तरह से डाउ फ्यूचर 125-150 नीचे, उसके बावजूद भारतीय बाजारों का प्रदर्शन खराब बिल्कुल नहीं है। और स्पेशली तब जब कल के डेटा इतने मजबूत नहीं है एफआईज की तरफ से। कैश मार्केट में उन्होंने खरीदारी कोई खास नहीं की, वायदा कारोबार में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की। तो उसको देखते हुए अगर बाजार मेंटेन कर रहे हैं, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये अपने आप में अचीवमेंट और ताकत है। हाँ ठीक है, 15,000 पार नहीं हो रहा है या ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वो तो आएगी जब पिछले 2 हफ्तों में 2 बार तगड़ी मार पड़ी हो। एक बार आप 15,431 से 14,467 पे आ गए, दूसरी बार 15,176 से आप 14,467 और पहली बार 14,635 पे आए। तो दोनों बार आपने लोअर लो लोअर हाई बनाया। तो फिर आपको डर तो हमेशा रहता है कि इस बार 15,000 के नजदीक पहुंचेंगे तो हल्के होंगे, खाली करेंगे। तो वही ट्रेड है। लेकिन यही वक्त है जब आपका मार्केट और स्टॉक पर कन्विक्शन बाजार टेस्ट करता है। और अगर आपको भरोसा है कि कहां तेजी है, तो वहां पर आपका पैसा बनेगा। इस वक्त वो भरोसे लायक शेयर सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियों के शेयर है। तो फोकस वहां कीजिए और दूसरा फोकस कीजिए आईटी शेयरों पर। तो 2 जगह आपको बड़ा एक्शन। पीएसयू तो है ही, वो तो मतलब रुक ही नहीं रहे। फ्लेवर में आईटी आते दिख रहे हैं। अब जो चर्निंग में नंबर आया, आईटी का नंबर आया कि भाई जागो, अब आपको संभालनी है कमान और मजबूती, आपको लीडरशिप चाहिए। निफ्टी में आप 6 लोग हैं, अपना योगदान दीजिए ताकि निफ्टी बढ़े। बिल्कुल, तो ये होता दिख रहा है। बिल्कुल सर। और इस बीच स्पेक्ट्रम की नीलामी चल रही है सर। 2 दिन में स्पेक्ट्रम ऑक्शंस पूरे हो गए हैं और भारतीय एयरटेल ने तो अपडेट भी डाल दिया है। 18,700 करोड़ में इन्होंने लगभग 355 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बोली जीत ली है कंपनी ने। तो ये अभी एक्सचेंज डिस्क्लोजर आते हुए दिख रहा है सर भारती की तरफ से। कई सारे सर्कल्स हैं जहां पर इन्होंने ये स्पेक्ट्रम अक्वायर करा है और उन्हें यहां पर इसके लिए मदद मिलेगी। पैन इंडिया प्रेजेंस जो दिख रही है इनके डिस्क्लोजर से आते हुए, तो ये भारती के लिए बड़ी खबर है। स्पेक्ट्रम नीलामी 2 दिन में हो गई पूरी और यहाँ पर भारती ने अपना डिस्क्लोजर डाल दिया है कि कौन से सर्कल्स में उन्हें कितना स्पेक्ट्रम मिला है। और ये कह रहे हैं कि इसके जरिए लगभग 9 करोड़ एडिशनल कस्टमर्स को भी ये सर्विस कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। 18,700 करोड़ रुपए में कंपनी ने ये बोली जीती है। भारतीय एयरटेल की तरफ से अपडेट और स्टॉक भी देखिए रिएक्ट कर रहा है। अब थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। एमएससीआई रीबैलेंसिंग के बाद से हमने देखा है दबाव था, 600 रुपए से गिरकर 530 तक आया। आज संभलने की कोशिश कर रहा है भारतीय एयरटेल। 5G सर्विसेज को भी इस स्पेक्ट्रम पर कंपनी दे पाएगी, ये उनका बयान है। पर आइए और कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर। पहले वागले साहब तैयार है, तो वागले साहब बिल्कुल सर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी।
टाटा मोटर्स ने एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है 343 के लेवल के बीच में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था जो फोर्स से क्लियर हुआ है। मेरा मानना ये 365 370 तक जाना चाहिए आज और कल में, शायद 380 तक भी जा सकता है पोजिशनली 2 से 3 या 4 दिनों में। तो यहाँ पर बाय करें, 345 तक नीचे आता है ऐड करें, 342 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरे हिसाब से 343 के नीचे जाना ही नहीं चाहिए और 360 के लेवल्स आपको पहले देखने को मिलेंगे। ओके, तो 360 के लेवल्स आप ट्रेड के लिए ले सकते हैं। पोजिशनल व्यू अगर लें बागले साहब का तो 380 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, बट फिलहाल 360 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 342 का होगा आपका स्टॉप लॉस। ये है टाटा मोटर्स आपके लिए दमदार एक्शन। इसमें कुछ और स्टॉक्स जो दमदार एक्शन दिखा रहे हैं और साथ ही कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स इवेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए जानते हैं मानसी और वरुण के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल सर। आज टेक्समेको इंफ्रा एंड होल्डिंग्स की डीलिस्टिंग प्रस्ताव पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। इसके अलावा कल 3 मार्च के दिन MTR टेक्नोलॉजीज का IPO खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड इसका 574 से 575 रुपए तय किया गया है। DLF का बोर्ड फंड जुटाने पर विचार कर सकता है। कल के दिन एक बोर्ड बैठक होगी। एनसीडीज के जरिए 395 करोड़ जुटाने की योजना अब बनाकर ये चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फोर्टिस मामले में अगली सुनवाई होने की संभावना कल यानी कि 3 मार्च को लग रही है। वहीं गुरुवार 4 मार्च के दिन वेदांता का ओपन ऑफर खुलेगा। दाम 160 रुपए प्रति शेयर यहां पर तय किए गए हैं। प्रमोटर्स 10% हिस्सा खरीदेंगे, तो इस ओपन ऑफर पर फोकस रहेगा। अरविंद फैशंस 200 करोड़ का राइट्स इशू खुलेगा। इसके दाम 135 रुपए तय किए गए हैं। मैरिटाइम समिट जो कि आज से शुरू हुई है, उसका आखिरी दिन होगा गुरुवार 4 मार्च के दिन। वहीं ओपेक की बैठक होने जा रही है। प्रोडक्शन बढ़ाने पर इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है और साथ ही यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल इकोनॉमी पर बातचीत करते हुए दिखेंगे। तो ग्लोबल इंपैक्ट, ग्लोबल ट्रिगर भी है जिस पर हमारी नजर रहेगी। ओके, तो ये हैं कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स इवेंट्स जहां पर रखनी है नजर। आइए वरुण से जानते हैं कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स आज के लिए। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। जो मैरीटाइम समिट की मानसी ने बात की, तो हमने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी कोचिन शिपयार्ड SCI के लिए कि करीब 3.4 लाख करोड़ के MOUs जो है वो कहीं ना कहीं साइन होने की अनुमान लगाया जा रहा है। कोचिन शिपयार्ड को 3,500 करोड़ के 9 MOUs जो है वो कर सकती है। शिपिंग कॉर्पोरेशन 6,300 करोड़ के 9 MOUs साइन कर सकती है। तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा BML में हमने आपको खबर दी कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी तारीख बढ़ चुकी है, अब 22 मार्च तक हो चुकी है। थायरोकेयर इन विट्रो डायग्नोस्टिक के लिए PLI लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसी न्यूज़ वायर्स के हवाले से खबर आई है। करीब 15,000 करोड़ की PLI स्कीम जो है ये लॉन्च करने की योजना है और ये कंपनी उसमें अच्छा खासा प्रेजेंस रखती है। टेलीकॉम स्टॉक्स तो जैसे आपने हाईलाइट किया कि 4G स्पेक्ट्रम जो है उसकी नीलामी पूरी हो चुकी है। अडानी पोर्ट्स, यहाँ श्रीलंका कैबिनेट ने वेस्ट टर्मिनल प्लांट को मंजूरी दे दी है, तो इसके लिए एक अच्छी खबर। और सबसे आखिरी में बजाज ऑटो 100cc की प्लेटिना इलेक्ट्रिक स्टार्ट बाइक जो है इन्होंने लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक स्टार्ट बाइक है। शुरुआती कीमत 54,000 के आसपास है। मतलब ये खाली बाइक? हाँ, इलेक्ट्रिक स्टार्ट बाइक, बटन से स्टार्ट होती है वो। हाँ, अब तक शायद उसमें नहीं होगी। इलेक्ट्रिक बाइक नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक नहीं दी, इलेक्ट्रिक पक्का ना? मैं एक बार फिर से कंफर्म करके आपको बता दूंगा। हाँ, नहीं बटन से स्टार्ट वाली होने वाली बहुत सारी पहले आती थी। पहले एक ऐड देखता था मैं एक बाइक का, जो मतलब एक आदमी है जो 2 लोग खड़े हैं मतलब वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर। ओके, एक के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है और वो किक लगाया जा रहा है, किक लगाया जा रहा है और बाइक स्टार्ट नहीं होती है। दूसरा ऐसे ही बैठा है, बटन से स्टार्ट करता है तो उतर के दूसरे वाले पे चली जाती है। ये किसका था यार? तो था, याद नहीं लगा। था 100%। अरे भाई ऐसे वाले तो याद देखा है। ऐसे दीप ऐसे याद नहीं रहते आपको? ऐतिहासिक बंसल जी ने देखा होगा। बंसल जी देखा था ना आपने ये? अनिल जी ऐड देखा है, बट अनिल जी उस जमाने में सिर्फ ये बटन से स्टार्ट करने वाला काइनेटिक होंडा आता था अनिल जी। मेमोरी है करेक्ट, 100% श्योर नहीं, बट ऐड देखा नहीं जी। उस जमाने में सिर्फ काइनेटिक होंडा अनिल जी आता था, बटन से स्टार्ट होता था। तो ये नई चीज नहीं है अनिल जी। हाँ, नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैंने वरुण को पूछा वापस चेक करो, क्योंकि बटन से स्टार्ट होने वाला तो आजकल नॉर्मल सा हो गया। अगर इलेक्ट्रिक बाइक ही आ रही है फिर तो बात ही अलग है। तो चलिए आइए बढ़ते आगे। और वागले साहब ने दिया है टाटा मोटर्स और अब हैं तैयार सुमित जी सुपरहिट के साथ। बताएं सुमित जी। अरे जी, टाटा मोटर के बाद ऑटो सेक्टर में जो दूसरा स्टॉक चलने को तैयार है वो है आइशर मोटर। 2590 2600 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पे पिछले 10 से 12 दिनों की गिरावट के बाद आज दूसरा दिन है जब स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से बाउंस देखने को मिल रहा है और अब ये बाउंस तेजी में कन्वर्ट होने वाला है। आइशर मोटर में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें, 2500
2510 के आसपास नीचे में सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस बनेगा। और जिस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर और आयशर मोटर के अंदर, उसको देखते हुए लगता है कि आयशर मोटर यहां से कम 2700 रुपए तक का मूव दिखाएगा। और 2700 का लेवल अगर टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे तो 2750 रुपए तक का मूव भी आयशर मोटर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आयशर मोटर पे यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2510 का स्टॉप लॉस, 2700 से 2750 के टारगेट्स स्टॉक के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर ऑप्शंस के जरिए कोई ट्रेड लेना चाहता है तो 2600 वाला कॉल अभी सीएमपी 120-121 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 90 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 150 से 160 के टारगेट होंगे। 2600 का कॉल भी ले सकते हैं, स्पॉट में भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो यह आपके लिए आयशर मोटर्स पर खरीदारी की राय। एक एक करके सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स आपको दमदार तेजी दिखा रहे हैं। टाटा मोटर्स पर नजर रखिए, आयशर पर कॉल आ रही है, मारुति भी 2 दिनों से थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है। M&M 5.5% ऊपर डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो यहां पर भी दमदार एक्शन आपको दिखेगा। BHEL ऑफ कोर्स सेपरेटली आपको अच्छी मूव दिखाई रहा है। पर IT शेयर्स की हम बात कर रहे थे और विप्रो पर नजर डालिए, 4% ऊपर विप्रो भी दिख रहा है। कल भी हमने देखा था कि थोड़ा इस स्टॉक पर एक्शन बना था। कुणाल जी से एक बार जानते हैं विप्रो पर क्या करना चाहिए। कुणाल जी, विप्रो कल और आज दोनों दिन एक्शन में रहा है 430 के लेवल्स पर, क्या राय बनती है सर? देखिए, बिल्कुल सही बात है दीपांशु। आईटी में वापस से एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और इस स्टॉक ने भी आप देखिए बिल्कुल जो इसका अहम सपोर्ट था 410 रुपए के आसपास, बिल्कुल उन्हीं सपोर्ट से टकराकर स्टॉक वापस से उछाल दे रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए बहुत संभव है कि आपको 446 448 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर बिल्कुल एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, 448 पार होकर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ तो फिर खरीदारी भी करेंगे। ओके, तो विप्रो पर नजर रखें, एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। देखते हैं ये करता है कि नहीं, पर अच्छी मूव यहां पर आ रही है। भारत फोर्ज पर भी एक बढ़िया ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, 4% ऊपर। वागले साहब, भारत फोर्ज वापस 650 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है, क्या ट्रेड बनता है इस पर सर? दीपांशु, बिल्कुल ट्रेड बनता है। मुझे 660 का टारगेट आज के दिन में ही 660 663 के आसपास यहाँ पर ले 642 43 नीचे आता है ऐड कर सकते हैं। 630 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और अगर ये 660 662 के पार निकल गया तो फिर ये सीधा 710 तक 1 से 2 दिन में जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज। इस बीच डाउ फ्यूचर्स में सर रिकवरी हुई है, 50 पॉइंट नीचे से डाउ फ्यूचर्स रिकवर हुए। अभी जब हमने शो शुरू किया था 120 130 पॉइंट्स नीचे थे, अब सिर्फ 70 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी पर निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आपको होती हुई दिख रही है। अब सिर्फ 80 पॉइंट नीचे आपको बैंक निफ्टी दिख रहे हैं, वापस 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी आ रहा है। ऑफकोर्स 14,850 पर आपको निफ्टी दिख रहा है, तो थोड़ा निचले स्तरों से फिर से एक्शन बनते हुए दिख रहा है। मतलब तेजी भी आपको निचले स्तरों से लगातार रिकवरी आती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में थोड़ा अलग है, दोनों एक साथ देखें और एक बार विश्वेश जी से भी राय लें कि क्या माहौल है। और विश्वेश जी बैंक निफ्टी पे बताएंगे और निफ्टी पर नितिन जी बताएंगे, जो खुद दो इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं दोनों के, तो फिर उनसे राय ले ली जाए। तो नितिन जी, पहले आप जरा निफ्टी के डेटा बताइए। देखिए जी, निफ्टी में आज 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और बैंक निफ्टी में 28% का ओआई एडिशन है। और फ्राइडे को जब मार्केट गिरी थी और गैप डाउन हुई थी, उस दिन करीब 30% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में था। और ये जो भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, ये 14,800 के नीचे के भाव का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, क्योंकि उस समय 14,800 के नीचे का रेट था। आज भी सारा ओआई एडिशन खुलने के बाद हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेजी की तरफ पोजीशंस बन रही है, गैप डाउन में बाइंग हुई है और मार्केट वापस 15,100 की तरफ जानी चाहिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 14,800 का होगा। आज नीचे 14,800 जब गई थी तो वहां से करीब 7 से 8 मिनट में निफ्टी 100 पॉइंट का जंप लिया है, बहुत तेजी से मूव आई है। इसका मतलब ये हुआ कि 14,800 की रेंज में बहुत तगड़ी बाइंग है। आज निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए बैंक निफ्टी में आईटी में बहुत अच्छा डेटा बन रहा है। बैंक निफ्टी नहीं चल रही है, बट आईटी का डेटा काफी स्ट्रांग हो रहा है, जो बैंक निफ्टी को कंपनसेट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अगर आज 14,900 के ऊपर फ्यूचर्स का लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, और मुझे उम्मीद है कि क्लोजिंग मिलेगी, तो उस केस में कल हम फिर गैप अप करेंगे और जो एक्सपायरी है थर्सडे को, वो 15,100 की तरफ जाएंगे, जहां पे हमारी मंथली एक्सपायरी हुई थी। तो मुझे डेटा पॉजिटिव लग रहा है। 14,800 का स्टॉप लॉस रख करके तेजी खेलनी चाहिए, 15,100 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए निफ्टी पर राय। समय बैंक निफ्टी पर भी राय लेंगे, उससे पहले वागले साहब के पास एक कॉल तैयार है। बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर।
दीपांशु, नितिन जी ने आईटी की बात की, मेरे रडार पर HCL टेक आ रहा है। 950 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसने क्रॉस किया है अभी। 957 958 है, बाइंग रेंज होगी 2-3 रुपए की। 958 956 949 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 970 का टारगेट होगा जो आज के दिन में भी आ सकता है, और 970 के बाद सीधा 987 988 का टारगेट होगा। ओके, तो HCL टेक्नोलॉजीज पर रखिए नजर। एक एक करके आईटी स्टॉक्स पर आ रहा है दमदार एक्शन और निफ्टी अब 100 पॉइंट से ऊपर है। आईटी में आ रहा है एक्शन, बैंक निफ्टी में बढ़िया रिकवरी है, पूरे लॉसेस रिकवर करके फ्लैट होने की तैयारी में दिख रहा है। विश्वेश जी, एक व्यू बैंक निफ्टी पर भी किस तरह का एक्शन देख रहे हैं, क्या चाल रहेगी अब? देखिए दीपांशु, मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी में ओवरऑल आज का जो डेटा है वो म्यूटेड है, और जब मैं म्यूटेड कहता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर निफ्टी है आज के दिन में। उसका सिंपल रीजन ये है कि आज के दिन में ओवरऑल 33 लाख शेयर ऐड हुए हैं कॉल साइड में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और जबकि पुट साइड 29 लाख शेयर हुए हैं। तो ये जो डिफरेंस है 33 और 29 लाख, ये बहुत ज्यादा स्क्यूड नहीं है किसी भी बाजू। और अगर मैं डेटा देखता हूँ तो 36,000 के कॉल में और उसके बाद में 35,500 के कॉल में भी राइटिंग हुई है, और मार्केट एग्जैक्टली वहां है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का इमीडिएट हर्डल 35,800 होना चाहिए। 35,800 के ऊपर फिर आप 37,000 तक का मूव देखोगे। लेकिन क्योंकि हम 2 दिन है एक्सपायरी को, मुझे नहीं लगता है कि ये एक्सपायरी में शायद हम 35,800 निकले, विच इज 4 मार्च। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेना चाहिए तो निफ्टी में लेना चाहिए रादर देन बैंक निफ्टी के पास। तो निफ्टी ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले में, और अनिल जी भी कह ही रहे थे कि थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों का। हालांकि रिकवरी बैंक निफ्टी में थोड़ी निचले स्तरों से आई है। टेलीकॉम, यहाँ पर बढ़िया एक्शन बन रहा है। हमने अभी बात करी, स्पेक्ट्रम ऑक्शन कंक्लूड हो गए हैं, भारतीय एयरटेल पर एक्शन आते हुए दिखा। वोडाफोन आइडिया में भी थोड़ी खरीदारी आपको दिख रही है। इस स्टॉक पर भी पिछले कुछ दिनों में प्रेशर आया है। फिलहाल आप फ्रेश मूव आते हुए देख रहे हैं, देखते हैं सस्टेन होता है कि नहीं। टेलीकॉम स्टॉक्स में तो एक्शन है, पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के बाकी स्टॉक्स जो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स हैं, वहां पर भी दमदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है। क्या है यहां पर मूवमेंट, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए टेलीकॉम स्पेस पर क्या फोकस है, और टेलीकॉम कंपनीज के अलावा जो बाकी एंसिलरी कंपनीज हैं वहां पर क्या चल रहा है? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जिस तरह से इनफैक्ट टेलीकॉम एंसिलरी कंपनीज हैं जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाती हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि 4G स्पेक्ट्रम की जो बिडिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होती हुई दिखी है, और जितना रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आया है तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से। तो उससे जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी डिमांड बूस्टअप हो सकती है, खासकर जो 4G और 5G इक्विपमेंट्स बनाते हैं कंपनियां। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तो 4G स्पेक्ट्रम की बात हुई, पर 5G रोल आउट पर भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिविटी इसलिए भी बिल्डअप हो रही है क्योंकि देश और दुनिया भर में भी इन टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनियां जो बनाती हैं वो एक्सपोर्ट्स भी होता है। इनफैक्ट अब तक अगर आप देखें तो US, UK, यूरोपियन यूनियन, जापान और साथ ही साउथ कोरिया, UAE जैसे देशों में 5G जो है ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है, और अब से आगे आने वाले कुछ ही दिनों में कम्युनिकेशन जो है वो भी जो है 5G ट्रायल्स के स्केड्यूल भी की घोषणा भी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 5G को लेकर भी जितनी भी इक्विपमेंट्स बनते हैं उसको लेकर भी आगे डिमांड जो है फर्दर इनके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव बिल्डअप हो सकता है। और 2 कंपनियां काफ़ी बड़ी फोकस में है, जिसमें स्टरलाइट टेक पहला है जो कि वायरलेस गियर 5G टेक्नोलॉजी के साथ बना रहे हैं, और साथ ही अगर आप ITI की भी बात करें तो उन्होंने भी जितनी भी जो IT कंपनीज हैं जैसे TCS, टेक महिंद्रा जो कम्युनिकेशन वर्टिकल्स में खासकर ज़्यादा डील करती हैं, उनके साथ इन्होंने करार कर लिया है 4G और 5G टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने के लिए। तो ये 2 कंपनियां भी, इनके प्रोडक्ट्स भी काफी डिमांड में रहेंगे जिस तरह से 4G और 5G हमें रोल आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये है बड़ी खबर टेलीकॉम स्पेस और टेलीकॉम से जुड़ी जो इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी, और आप एक्शन भी भरपूर देख रहे हैं। पर एक्शन के लिए तैयार हो रहा है एक और स्टॉक, बिगुल, अनिल जी के लिए कल के 2000। यस सर। दीप, खरीदारी करने की राय है, और खरीदारी करने की राय एक दूं उससे पहले एक बता दूं आपको, अदानी पोर्ट कल हमने ये स्टॉक लिया था, मेरे ख्याल से दोनों टारगेट्स इसके हासिल हो चुके हैं। अदानी पोर्ट 702 704 रुपए में आपको रिकमेंड किया था, 685 का स्टॉप लॉस, 710 720 और 725 इन 3 टारगेट के लिए आपको रिकमेंड किया था जी, ठीक है। अब नया स्टॉक जो है खरीदारी करने के लिए आज से, उसका नाम है अदानी पोर्ट।
यही स्टॉक है। और कल आपको याद हो तो आपने बार बार पूछा भी कि मैंने कहा 775-800 की टारगेट, तो आपने बोला कि बराबर 10 से 15%, तो मैंने कहा हाँ 2-3 बार। मैंने कहा क्यों डाउट है क्या 10-15% नहीं बढ़ सकता? करेक्ट जी। तो अब और इसी सीरीज में आपने कहा, इसी सीरीज में अब डाउट कम हो गया 25% तो कम हो गया। हम 100 में से 25%, 25 रुपये बढ़ गया। मुझे लगता है यहाँ से भी बड़ा कमाल करने के लिए तैयार है ये स्टॉक, और यहाँ पर आपको खरीदारी करके रखनी चाहिए। आराम से यूँ कह सकते हैं, या तो डिलीवरी में खरीद लें, या ऑप्शन लेके भी खरीद लें, या फ्यूचर में भी खरीदें, थोड़ी क्वांटिटी खरीदें और बड़े मुनाफे के लिए ट्रेड करें। आज ही मैरीटाइम समिट में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि पोर्ट सेक्टर में अब प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए, और वहाँ पर सरकार का इस मामले में काफ़ी कुछ बड़ा विचार कर रही है। तो पोर्ट के मामले में तो अदानी पोर्ट अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है। लगभग सारे बड़े पोर्ट्स इनके पास में अब हो ही चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ से भी बड़ा एक्शन अदानी पोर्ट में हो सकता है। ऐसे में 710 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कीजिए। ऊपर की तरफ टारगेट 730, 745, 760, ये टारगेट अगले कुछ दिनों के लिए आप लेकर चल सकते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, आज के 2000 और कल के 2000 जो भी मैं स्टॉक आपको दे रहा हूं, ये 2 से 5 दिन का व्यू लेकर चले, मतलब ब्रॉडली हफ्ते भर का। क्योंकि क्या होता है कि कई बार स्टॉक हम पहले देते हैं और कई बार एकदम बड़े एक्शन आने के संकेत पे देते हैं, तो हो सकता है उस समय पहले दे दें तो भी थोड़ा चलने में 1-2 दिन लगा दें, एक्शन आने के बाद दें तो भी एक बार थोड़ा ठंडा हो जाए, 1-2 दिन में चले, तो वो सिचुएशन हो सकती है। तो आप 2 से 5 दिन का व्यू लेकर चलेंगे तो आपका भरपूर पैसा बन जाएगा। तो अदानी पोर्ट एक परफेक्ट स्टॉक है जहां पर आपको करनी है खरीदारी बिल्कुल। और यहां पर 710 का स्टॉप लॉस रखें। एक काम और कर सकते हैं दीप, अगर आप चाहें तो यहां पर खरीदें, 710 आए तो और खरीदिए, और तब स्टॉप लॉस आप 700 का 699 का रखें, जो नीचे वाला है। जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो 2-4-5 दिन के लिए और जो 770-75 के लिए खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये मौका हो सकता है। बाकी 730, 745, 760 इन 3 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी। क्लियर है सर, ठीक है। तो अदानी पोर्ट्स पर रखिए नजर। और जी जैसे जैसे बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं स्टॉक में भी स्पाइक आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो अदानी पोर्ट्स पर आ रहा है बढ़िया मूवमेंट। आज फार्मा शेयर्स में है दमदार एक्शन, और उसमें एक शेयर जिसमें अभी अभी मूवमेंट आया है, अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है, अभी अभी मूवमेंट आया है, वो है डिवीज लेबोरेटरीज। जरा सुमित जी से एक बार पूछते हैं कि डिवीज पर किस तरह का एक्शन बन रहा है। सुमित जी जरा चार्ट देखकर बताएं डिवीज का, क्या यहाँ पर ट्रेडिंग का मौका बन रहा है? दिवांशु, बाउंस के संकेत मिल रहे हैं डिवीज के अंदर। 3490, 3500 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। लास्ट 2 दिनों के हाई तो ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आज 3500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो डिवीज लैब में फिर यहां से एक ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 3500 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद स्टॉक में ऊपर में टारगेट होंगे 3650 से लेके 3700 रुपए तक के। 3650 से 3700 के टारगेट्स के लिए डिवीज लैब में खरीदारी की जा सकती है। और नीचे में इसका स्टॉप लॉस बन रहा है 3450 के आसपास, यानी स्टॉप लॉस भी छोटा बन रहा है। 3450 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 3650, 3700 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए 3500 फिर से आ गया, 3500 आ गया। इसको भी होना है 4200, 4500 होना है, बड़े टारगेट। अब वही है, कभी कभी क्या होता है, वही वाली बात है, कभी आप सोचते हैं और उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाता है, एक्यूमुलेट करते रहे, कोई इशू नहीं है। हाँ, इन स्टॉक को जहां पहुंचना है पता है, मंजिल पता है, रास्ता सीधा जाएगा तो रुकते रुकते जाएगा। मतलब हाँ वही है, मेल एक्सप्रेस है या दुरंतो है, शताब्दी है, वो पता नहीं है, या बुलेट ट्रेन का टाइम, या बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन तो एक ही जगह है, सरकारी कंपनियों में, PSUs में, वहीं बुलेट ट्रेन है। आइए इस बीच एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल, और फिर से आज एक और सरकारी कंपनी को लेकर स्वाति के पास है बड़ी दमदार खबर। स्वाति बताइए कौन सी कंपनी है और क्या है खबर? जी हाँ, बिल्कुल। IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में मैं खबर लेकर आई हूँ। और वो ये कि कंपनी अब सोच रही है डाइवर्सिफाई करे अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, और उससे ही चल के जो कंपनी का प्लान है, वन ऑफ द प्लान्स की बात मैं आज करूंगी, वो ये कि वो मैन्युफैक्चर अब करेंगे मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स। जी हाँ, अगर आपको पता हो, यह सरकार की तरफ से ये एक पुश भी किया गया आत्मनिर्भर भारत में कि जितने स्मार्ट मीटर्स की जरूरत है इंडिया में, उसके लिए कुछ कंपनीज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें IGL यहाँ एक बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है। और उनके बिजनेस में अगर आप देखिए तो ये एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि वो ऑलरेडी गैस जो सप्लाई, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, उसको उसके साथ अब एक मीटर की जरूरत होती ही है। तो वो गारंटीड उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, और खुद के लिए नहीं बल्कि एक आउटसाइड थर्ड पार्टी के लिए भी वो ये बिजनेस एवेन्यू देख रहे हैं, कैसे इसको बढ़ाया जाए, और अच्छा रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस पे उनको मिलने की पूरी उम्मीद है।
क्या है योजना, मैं आपको बताती हूँ। एक्सक्लूसिवली हमें एक खबर मिली है कि कंपनी अभी एंटर करेगी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट मीटर्स, जिसमें डोमेस्टिक गैस मीटर्स, प्रीपेड मीटर्स और स्मार्ट मीटर्स तीनों की मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं। एक जेवी फॉर्म करेगी एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ, और शुरुआती कैपेसिटी उनकी होगी 3 लाख यूनिट्स पर एनम। जी हाँ, इस कैपेसिटी से शुरुआत करेगी और आगे चलकर अपॉर्चुनिटी मैं आपको एक अंदाजा देने के लिए बताती हूँ कि इस वक्त कंट्री को जरूरत है या डिमांड है 20 लाख यूनिट्स पर ईयर, और बनते कितने हैं? केवल 4 से 5 लाख यूनिट्स पर ईयर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया लॉजिकल मूव आईजीएल की तरफ से, जिसको वो ग्रैब करना चाह रहे हैं और इसमें एंटर करेंगे। और देखिए उनका ये डाइवर्सिफिकेशन उनको बहुत उम्मीद है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स भी उनकी बिजनेस के लिए लाएगा। आईजीएल के लिए डाइवर्सिफिकेशन का बड़ा प्लान आता हुआ दिख रहा है। स्मार्ट मीटर्स के कारोबार में आईजीएल डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं, लेकिन स्वाति, क्या वजह है कि आईजीएल स्मार्ट मीटर और इस तरह के कारोबार में जाना चाहता है? क्योंकि इनका तो गैस का कारोबार है मेनली, राइट? तो एक नए तरीके का कारोबार है या इससे मिलता जुलता है? वजह क्या है? जी देखिए, अभी आप जब गैस कनेक्शन लगाते हैं, सिटी गैस पाइपलाइन आपके घर में मीटर लगते हैं, तो वो मीटर अभी थर्ड पार्टी मीटर आप यूज कर रहे हैं, और इसको आईजीएल ने आइडेंटिफाई किया कि क्यों ना वो खुद ही ये मीटर बनाए टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ। उनके पास स्केल करने की पूरी तरीका है, स्किल उन्हें दूसरे से लेना है, तो स्केल एंड स्किल का एक बहुत बढ़िया यहाँ मापदंड करके कंपनी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर आप देखें तो ये एक्चुअली मिलता जुलता ही बिजनेस है, एक्सटेंशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस है, बट ये एक डाइवर्सिफिकेशन इन अ बिग वे है, क्योंकि इंडिया को इस वक्त जरूरत बहुत ज्यादा स्मार्ट मीटर्स की है और इंडिया भी इतनी मैन्युफैक्चर कर नहीं पा रही है। तो आईजीएल ने सोचा क्यों ना वो ही इस बिजनेस में आए, क्योंकि उनकी गारंटी जो गैस पाइपलाइन का वो एक कनेक्शन किसी घर में देते हैं, उसके साथ एक मीटर जरूरी है ही, तो क्यों ना वही वो मीटर प्रोवाइड करे। तो वो तो एक गारंटीड उनको हाउस कनेक्शन मिल ही जाएगा। उसके अलावा भी वो इंडिया में जो डिमांड है उसको भी केटर करे, और 20 लाख यूनिट्स की पर ईयर डिमांड है और अभी बनते केवल 4 से 5 लाख है, तो जो वेटिंग पीरियड है वो मैसिवली यहाँ कम हो सकता है। तो ये है आईजीएल पर आपके लिए बड़े एक्शन वाली राय, और आईजीएल के स्टॉक पर ही एक बार जल्दी से राय ली जाए वागले साहब से, क्योंकि वागले साहब आईजीएल, एमजीएल ये सारे स्टॉक्स को बड़ा एक्शन में ट्रैक करते हैं। वागले साहब बताएं आईजीएल पर आपकी राय। अनिल जी, अगर आपको आज के दिन में इंट्राडे के व्यू से लेना है तो इसको 520 के पार निकलते ही लीजिए, ब्रेकआउट माना जाएगा। 535 तक के स्टॉक आज के दिन में ही जा सकता है, अभी ये 520 तक अटक सकता है। पोजिशनली लेना है तो यहाँ से लेके नीचे 510, 508 में ऐड करें। 500 का स्टॉप लॉस, मेरा 550 का इसका पोजिशनल टारगेट है। क्या बात है, 550 तक के टारगेट है, और एक बार 520 पार करने के बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी आती हुई दिखेगी। आज का हाई भी 520-21 के आसपास है, इसको पार करने के बाद स्टॉक बेहद मजबूत होकर 550 की तरफ बढ़ेगा, ये मानना है वागले साहब का। आइए अगला बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए स्पेशल पिक के तौर पर, और उसके बाद नितिन जी देंगे आपको निफ्टी पर अपनी राय। और पहले कुणाल जी और राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे। बताएं सर। अनिल जी, ये जो स्पेशल बिगुल है ये हमारा पिक ऑफ द डे है, जो अमूमन हम 3 बजे के आसपास देते हैं, और स्टॉक है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी के अंदर एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का ब्रेकआउट है इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो बलरामपुर चीनी पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए कुछ एक कमोडिटी बिजनेसेस में तेजी देखने को मिल रही है, पेपर स्टॉक्स चल रहे हैं, शुगर स्टॉक्स में तेजी है, और बलरामपुर चीनी ने एक मेजर रेजिस्टेंस को पार करके ब्रेकआउट दिया है आज के चार्ट पर। तो मौजूदा स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है, यहां पर स्टॉप लॉस रखें 189 पर, 189.25, एक 189.25 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट 196 रुपए का, 196 का पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट 199 रुपए का, 199 का होगा। तो बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है बलरामपुर चीनी, खरीदारी करके चले। कमोडिटी स्टॉक्स में भयंकर तेजी है, पेपर स्टॉक्स भाग रहे हैं, शुगर स्टॉक्स भाग रहे हैं, मेटल स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो जो आपको समझ में आए उसको पकड़ लो। तो यहाँ पर पकड़ा है सरावगी साहब ने, सरावगी साहब को, कुणाल सरावगी जी ने विवेक सरावगी जी की कंपनी को पसंद किया है, बलरामपुर चीनी। और डिस्क्लेमर तो आपको बताइए इनका आपस में कोई कनेक्शन है नहीं। कुणाल जी तो सोच रहे होंगे अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो कंपनी के मालिक होते थे। लेकिन 196 और 199 के टारगेट के लिए बलरामपुर चीनी में खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका।
बताएं नितिन जी। दो स्ट्रेटजी है, एक तो निफ्टी की आज के लिए इंट्राडे में हम अभी यहाँ से 14,850 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 101-102 रुपए में मिल रही है मेरी, और इसका स्टॉप लॉस होगा 75 का और टारगेट होगा जो भी क्लोजिंग में होगा, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में 130-140 ऐसे रेट मिलना चाहिए। तो 14,850 की कॉल ऑप्शन हो गई। अब इसमें दूसरी स्ट्रेटजी मेरी ये है कि हम 14,850 की कॉल ऑप्शन लेके 15,000 की कॉल ऑप्शन बेचेंगे, इसको बुल कॉल बोल रहे हैं। इसकी कॉस्टिंग मुझे 58 रुपीज़ की आ रही है और ऐसा लग रहा है कि 15,000 की तरफ हम लोग जाएंगे तो ये जो 58 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है डबल हो जाएगी, यानी कि आपका डिफरेंस जो है वो 130-140 हो सकता है। ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होगा, यानी गैप से मुझे लग रहा है कि मार्केट खुल सकती है और उसमें आपको ये प्रॉफिट दे सकती है। तो अभी आप नेकेड कॉल ले सकते हैं और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बुल कॉल स्प्रेड में कैरी करने के लिए। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। फिलहाल आप नेकेड ले लें और लास्ट में इसको बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करके चले जाएं। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त राय खरीदारी करने के लिहाज से। निफ्टी पर 14,850 का कॉल ऑप्शन खरीदें, 102 में 75 का स्टॉप लॉस और 130 से 140 का टारगेट, या फिर आप 14,850 का कॉल खरीदकर 15,000 का एक कॉल बेच दें। 58 रुपये की कॉस्टिंग में आपके लिए ये बन जाएगी स्ट्रेटेजी। आइए बढ़ते आगे। सेठी साहब जुड़ चुके हैं, पहले उनका करते हैं स्वागत और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। सेठी साहब, वही स्ट्रेटेजी की या कोई बदलाव? एक कैश एक फ्यूचर? गुड आफ्टरनून अनिल जी। नहीं, वही स्ट्रेटेजी है हमेशा की तरह, एक कैश का स्टॉक एक फ्यूचर का स्टॉक। बहुत ही बढ़िया। और कल की स्ट्रेटेजी भी आपकी कमाल की रही सेठी साहब। देखिए NCL इंडस्ट्रीज, वो सीमेंट वाली कंपनी, और UPL तो आज सुबह से ही कमाल कर रहा है। UPL आपने कल दिया था 590 में, कल ही भाग गया था जहां तक मेरा अंदाजा है, और आज भी 610 जाकर आया। तो 620 का जो टारगेट था तो वो भी जबरदस्त एक्शन मेरा। बताएं सर। अनिल जी, जो मेरा आज का कैश मार्केट का स्टॉक है थोड़ा एक अनआइडेंटिफाइड स्टॉक है, मतलब आमतौर पे ज्यादा चर्चा नहीं होती है। स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो कि अभी 310 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है जो कि पावर कंपनीज के लिए EPC कॉन्ट्रैक्ट लेती है, फिर वहां पे ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फिर स्मार्ट मीटरिंग जो सिस्टम है सरकार का, जिसमें सरकार का फोकस है, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी IGL भी स्मार्ट मीटर्स के कारोबार में जाने वाली है, तो वहां पे भी इनका कारोबार है। बहुत ही दमदार कंपनी है, एक बहुत ही अच्छी खासी 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो कि अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। दिसंबर क्वार्टर में नतीजे दमदार थे, 32 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 56 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया पिछले साल के कंपैरिजन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25% के, एब्सोल्युटली डेट फ्री कंपनी है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखेंगे तो 45% की कैगर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। मतलब FY17 में जहां 56 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के 177 करोड़ का FY20 में प्रॉफिट हुआ है। और जिस तरह से पावर सेक्टर पूरा अच्छा कर रहा है, मुझे कोई डाउट नहीं है ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। तो करंट लेवल्स पे 310 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 330 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 295 रुपए का। ओके, 295 के स्टॉप लॉस के साथ करें आप टेक्नो इलेक्ट्रिक में खरीदारी। ये है सेठी साहब की तरफ से आज कैश मार्केट का बेहतरीन स्टॉक। और FNO वाला सर का स्टॉक है एक ऑटो स्टॉक। आज ऑटो स्टॉक सब फोकस में है। ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं, यहाँ से मैंने आज पिक किया अशोक लेलैंड को, जिसके फरवरी के सेल्स नंबर बहुत ही अच्छे आए, 20% मंथ ऑन मंथ, मतलब पिछले ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो जो फरवरी मंथ में 20% की ग्रोथ दर्ज करी है सेल्स में। बाकी अनिल जी, इसमें जो ट्रिगर है वो है आने वाले दिनों में स्क्रैपेज पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है, जिसके ऊपर हमने देखा टाटा मोटर्स में भी एक दमदार तेजी चल रही है, 5-6% आज बढ़ा हुआ है। ये स्टॉक भी बिल्कुल उसको ट्रैक करेगा, पिकअप करेगा। ये 133 के आसपास इसके मार्च के फ्यूचर्स चल रहे हैं। मुझे लगता है इस लेवल पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 140 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना 128 का। बट इस स्टॉक में मुझे लगता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बेचने की। एक बार स्क्रैपेज पॉलिसी आती है फिर ये स्टॉक कमाल कर सकता है, 150-160 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं इसमें। और अशोक लेलैंड के लिए ये बड़ा ट्रिगर होगा और स्क्रैपेज पॉलिसी आने की तैयारी है ही। कल भी खबरें आ रही थी कि 3-4 दिनों में आ सकती है। और जिस तरह से ऑटो कंपनियां और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि काम जल्दी होने की तैयारी में है। एक और काम जल्दी होने की तैयारी में, और वो बताएंगे विश्वेश जी। विश्वेश जी के लिए बिल्कुल विश्वेश का विशेष, उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी।
बताएं विश्वेश जी। अनिल जी देखिए, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है और मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेकआउट रिसेंट टाइम में मैं देख रहा हूँ। स्टॉक है LTTS विच इज L&T इन्फोटेक, और जिस हिसाब से मैं ब्रेकआउट दिख रहा हूँ, IT में मूवमेंट आ रहा है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट आप समझिए दिसंबर से ऑलमोस्ट स्टॉक फ्लैट हो गया था 2400-2600 की रेंज में, और आज जिस ब्यूटीफुल मूवमेंट के साथ में स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, जिस हिसाब से 2600 के ऊपर जा रहा है विद वॉल्यूम एंड प्राइस पैटर्न, मुझे लग रहा है ये स्टॉक 2800 से पहले तो रुकेगा नहीं। मैंने काफी नीचे आइडेंटिफाई किया था जब आपको मैसेज किया था, लेकिन मुझे लगता है कि नॉट टू बी मिस ट्रेड है। यहाँ पे करंटली 2700 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस रखना चाहिए मेरे हिसाब से। गिरावट आए तो और खरीदना चाहिए, 2600 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 2850-2900 तक के टारगेट के लिए मुझे लगता है कि LTTS विच इज L&T इन्फो सर्विसेज, उसको बाय करना चाहिए। ओके, तो L&T टेक यहाँ पर करके चलनी है खरीदारी, ये राय आ रही है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से। IT स्टॉक्स में मूवमेंट है, मिड कैप IT, लार्ज कैप IT, नजर रखिए, यहाँ पर दमदार एक्शन आ रहा है। माइंड ट्री एक और स्टॉक है जहाँ पर आप अच्छी मूव आते हुए दिख रहे हैं। कोफोर्ज सुबह से एक्टिव दिख रहा है। TCS भी डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। IT का दिग्गज बाजार को सपोर्ट करते हुए। पर आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जानते हैं इस समय स्ट्रैटेजी क्या है। सर, डाउ फ्यूचर्स की हालत थोड़ी खराब लग रही है, अब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स नीचे डाउ फ्यूचर्स नीचे आया सर, और वोलेटाइल है एक्चुअली आज। अभी थोड़ी देर पहले अच्छी रिकवरी थी, वापस वो फिसल कर डेज लो पर डाउ फ्यूचर्स, डेज लो पर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। यूरोप ठीक ठाक ट्रेड चल रहा है सर, एकदम सपाट कारोबार है, हल्का पॉजिटिव ही आप कह सकते हैं। हालांकि अभी फ्रांस और जर्मनी थोड़ी देर में फिसले हैं। एशिया में कमजोरी दिखी क्योंकि हांगकांग 1-1.25% नीचे था। चीन, जापान में भी कमजोरी रही। कच्चा तेल, गोल्ड, यहाँ पर भी दबाव देख रहे हैं, तो थोड़े कॉशियस वीक ग्लोबल क्यूज कह सकते हैं। उसके मुकाबले में हम अच्छी तरह होल्ड आउट करें, क्या करें सर? दीप, होल्ड आउट कर रहे हैं, मतलब खराब नहीं है, लेकिन मजबूती का कॉन्फिडेंस भी नहीं है। दोनों ही चीजें, ना तेजी में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, ना मंदी में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। तो आप लाइट रहें, वही वाली चीज है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। तो पोजीशन हल्की रखें, जितनी आप संभाल पाएं, कि कल को 50-75 पॉइंट 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर या नीचे खुल जाए तो इन आइदर केस आपकी होनी। अगर आप लॉन्ग है 100 पॉइंट नीचे खुले तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। शॉर्ट है और 15,000 खुले तो आपके मतलब 150 पॉइंट की तैयारी आपको दोनों तरफ रखनी चाहिए। 14,850 पर है, 15,000 या 14,700, दो में से एक हो सकता है, उसकी तैयारी आप रखिए। उतना आप मैनेज करके चलिए कि भाई अगर इतना ऊपर नीचे हुआ तो मुझे क्या करना है। पॉइंट नंबर 1। अब मैं डेटा बता देता हूँ। डेटा ये बता रहा है कि आप 14,800 के नीचे बंद नहीं होंगे। इत्मीनान रखिए, 40 पॉइंट 45 पॉइंट से नीचे ज्यादा शायद बंद नहीं होने चाहिए। और क्यों? क्योंकि 14,800 के पुट पर 30 लाख शेयर है, हाईएस्ट है, उसमें से 13 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। कॉल्स में भी 30 लाख शेयर है। तो 14,800 के आसपास जैसे आएंगे तो कॉल राइटर जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो कवर करने की कोशिश भी करेंगे। पहली बात, 14,900 आपसे पार नहीं होगा, और उसकी वजह दीप ये कि 14,900 पर 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट। तो आपके लिए बचे हुए समय के लिए रेंज हो गई 14,800 14,900। फर्ज करें अगर किसी वजह से 3:05 के पहले अगर आप इस रेंज को तोड़ते हैं तो 35 पॉइंट दोनों तरफ गिन लीजिए। अगर 14,900 को पार किया तो 14,935 संभावना कम है। डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए 14,800 को तोड़ा, संभावना कम है, लेकिन ये हो सकता है कि डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए तो 14,765 ये आपके लिए लेवल हो गए। 35 पॉइंट दोनों तरफ, नहीं तो 14,800 14,900 में आप वक्त बिताकर थैंक यू वेरी मच, गेम खत्म। बैंक निफ्टी 35,000 शायद नहीं टूटेगा, जिस हिसाब से पोजीशन बनी है 11 लाख शेयरों का, लेकिन पोजीशन कम है भले हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में, लेकिन कम है, इसलिए 35,000 हल्का सपोर्ट है। अगर गए तो 200 पॉइंट जाएंगे वहां से 34,800। तो 35,500 ये पार करना मुश्किल होगा, अगर पार किया तो 35,700। बहुत क्लियर कट डेटा निकल कर आ रहे हैं। 500 पॉइंट की रेंज, 200 इधर 200 उधर, और उसको बीचों बीच 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर 50 इधर 50 इधर, उसके बीचों बीच। तो कुछ ना करें, आराम से अपनी पोजीशन मैनेज करने की कोशिश करें बजाय फ्रेश बड़ा करने के। होल्ड करें पोजीशन। हाँ, ठीक है, तो ये आपके लिए अनिल जी की राय। एक रेंज बाउंड ट्रेड है, देखते हैं रेंज के किस तरफ इसके आगे मूवमेंट आएगा। पर सर, बैंक्स के बारे में बात कर रहे थे और बैंक्स को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च हमने तैयार करी है। पिछले 2 दिनों से होम लोन्स पर फोकस बढ़ रहा है और होम लोन्स पर कंपटीशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये बढ़ते हुए दिख रहा है। क्या हुआ है, लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हैं देवांशी हमारे साथ। देवांशी, बताइए क्या चल रहा है बैंक्स और स्पेशली होम लोन सेगमेंट में।
बिल्कुल, आप देखिए होम लोन सेगमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा फेवरेबल होता हुआ दिख रहा है और सबसे सेफ बेट अब फिलहाल हम देखें अगर रिटेल पोर्टफोलियो में है तो ये मानी गई है। और आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव होता हुआ दिख रहा है वो एसबीआई है। हमने देखा है जितनी भी सरकारी बैंक्स हैं उसमें अगर आप जितनी भी इंटरेस्ट रेट से ब्याज दरें हैं होम लोन की अगर आप देखें तो एसबीआई की ब्याज दरें सबसे कम है। यही नहीं, जो प्रोसेसिंग फीस है उसमें भी काफी छूट दी गई है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि एसबीआई को काफी फेवर भी मिलता हुआ दिख रहा है और काफी होम लोन यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस तिमाही में अगर आप देखें तो होम लोन सेगमेंट्स में काफी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है, करीब 10% तक की बढ़त हमने इसी तिमाही में आती हुई दिखी है। यही नहीं, आप देखिए अगर आप प्राइवेट या निजी बैंक से भी अगर कंपेयर करें तो काफी कॉम्पिटिटिव होता हुआ दिख रहा है ये सेगमेंट। मैनेजमेंट से जब हमने बात की तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद मैनेजमेंट का यही कहना था कि इस सेगमेंट पर लगातार कंपनी का फोकस है। आने वाले समय में उनका जो होम लोन सेगमेंट है यानी कि आने वाले 5 साल में वो दुगना होता हुआ दिखेगा। 10 लाख करोड़ तक का होम लोन सेगमेंट करने की योजना एसबीआई की तरफ से होती हुई दिख रही है। और कल ही खबर आती हुई दिखी थी कि उन्होंने अपने होम लोन सेगमेंट की ब्याज दरें कम कर दी हैं, 6.7% कर दी हैं, जो कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव फिलहाल इस बाजार में होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि FY24 तक 7 लाख करोड़ तक के होम लोन्स डिस्पर्स कर सकते हैं और ये पोर्टफोलियो इतना बड़ा करने की योजना एसबीआई की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। अब आप देखिए क्यों इतना कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। एसबीआई सबसे बड़ी बैंक है, इनके काफी कंज्यूमर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके डिपॉजिट रेट्स काफी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, करीब 16% इनके डिपॉजिट रेट्स बढ़ते हुए दिखे हैं, तो इनको लिक्विडिटी कोई इश्यू नहीं है। और दूसरी तरफ जो रिटेल लेंडिंग है वो काफी बढ़ती हुई दिख रही है। हमने अभी देखा है कि जितने भी होम लोन सेगमेंट्स हैं यहाँ पे मांग भी काफी बढ़ती हुई दिख रही है और इसी के चलते वो राइट प्लेसेस पर फिलहाल फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और एसबीआई काफी कॉम्पिटिटिव निजी बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में, और अगर आप देखें तो जितने भी होम लोन सेगमेंट्स हैं जो कंपनीज हैं वो देती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, HDFC से अगर आप कंपेयर कर ले तो इनका जो सेगमेंट है अब वो काफी नैरो होता हुआ दिख रहा है। यानी कि देश की सबसे बड़ी लेंडर जो है वो HDFC है, लेकिन अगर आप एसबीआई को कंपेयर करें अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो नैरो डाउन होता हुआ दिख रहा है। इसी के चलते एसबीआई काफी फोकस में है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए फोकस में एसबीआई। कोटक बैंक ने भी अपने रेट्स काटे हैं। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चोपड़ा साहब, कैसे देखें होम लोन सडनली बैंक्स का फोकस बढ़ रहा है और बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के मुकाबले में बेटर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी रहती है, तो क्या इस स्पेस में कंपटीशन और बढ़ेगा और फिर फेवर कहां पर रहेगा, इन बैंक्स के साथ या फिर जो एस्टैब्लिश्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके साथ? देखिए, अच्छी चीज़ है क्योंकि बैंक्स का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का इतना बड़ा ब्रॉड बेस्ड नेटवर्क नहीं होता। बैंक्स छोटे छोटे शहरों में भी काम करते हैं, तो वहाँ पे इनको एक बहुत एज मिलती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जनरली टियर 2 टाउन्स के नीचे नहीं जाती हैं, बैंक्स टियर 3 टाउन्स तक भी चले जाते हैं, टियर 4 में भी आपको बैंकिंग मिलती है, तो वहाँ पे बेनिफिट है। दूसरा जो इशू है, जो सर्विसिंग पार्ट है, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकारी बैंक्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, मगर जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे सर्विसिंग पार्ट भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगा वॉच करने के लिए। पिछले कुछ महीनों से मैं बोल ही रहा हूँ कि रियल एस्टेट में एक मेजर रिवाइवल है और खास करके रिटेल रियल एस्टेट में जो हम हरकत देख रहे हैं वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट रेट है वो बहुत कम है। तो नो डाउट बड़ी हेल्दी बुक रहती है, जहाँ पर भी जो रिटेल लोन्स होते हैं जनरली हेल्दी बुक रहती है। और वैसे भी बैंक्स के अपने जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथन्ड हैं, वहाँ पर डिफ़ॉल्ट के चीज़ें कम होती हैं क्योंकि आजकल सिबिल स्कोर से लेके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो चेक किए जाते हैं लोन देने से पहले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में निश्चित रूप से कंपटीशन रहेगा, खास करके बड़े शहरों में। और छोटे शहरों में तो नो डाउट बैंक्स ही हैं जो कि कैटर कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर एनबीएफसीज की प्रेजेंस नहीं होती। ओके, तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है और बैंक्स अब कंपटीशन लेकर जा रहे हैं इन कंपनीज की तरफ और अपने रेट्स घटा रहे हैं होम लोन्स के। पर इस बीच कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया मूव आ रहा है। पीवीआर पर नजर रखिए, एक ब्रेकआउट पीवीआर पर आते हुए दिख रहा है इस समय। सुमित जी बताएं पीवीआर पर क्या चल रहा है? दीपांशु, पीवीआर में लोअर लेवल से थोड़ा सा बाउंस बैक का संकेत मिला है, लेकिन स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी जब ये 1400 के ऊपर क्लोजिंग देगा। 1400 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक थोड़ा सा डाइसी वाला सीन है, तो 1400 के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करे, वो ब्रेक होते ही फ्रेश बाय करे, उसके बाद स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होगा और फिर 1450 से 1480 का लेवल जाएगा, लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे में जब तक 1350 होल्ड है तब तक उम्मीद है कि ऊपर का लेवल ब्रेक करेगा और 1450 से 1480 का लेवल देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने बाय कर रखा है वो होल्ड करे और फ्रेश खरीदारी 1400 के ऊपर करे। ओके, तो 1400 ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आते हुए दिख रहा है, पर यहाँ पर करनी है खरीदारी। सर, गोल्ड का अपडेट देखिए, फरवरी में जो गोल्ड इंपोर्ट्स हैं
125 और 124% की बढ़त है YOY बेसिस पर। पिछले साल फरवरी में तो मंगाया ही नहीं था ना, लोगों को लग रहा था कि गोल्ड के साथ कोरोना आ जाएगा। वही था ना, मतलब चाइना वाइना से कोई भी इंपोर्ट करते थे, कंटेनर मंगाते तो क्या स्प्रे, वो भी क्या जमाना, क्या दहशत थी। बिल्कुल, आजकल तो किसी को डर ही नहीं है। पैकेट्स पे, पैकेजिंग पे सब पे डर था। मतलब यार, मतलब सब्जियां वब्जियां कैसे कैसे, मतलब नमक के पानी में डाल कर 3 घंटे बाहर, क्या टाइम था वो। वरुण किया ये सब, बहुत कुछ किया है। वो भी टाइम था, लेकिन देखो डर के आगे जीत है। तो गोल्ड फरवरी में पिछले साल बढ़ा नहीं, इसलिए इस बार 124% है। ऐसा मत सोचिए कि अचानक से गोल्ड के प्रति बड़ा प्यार जाग उठा है सबका, बट वो बेस इफेक्ट है जी, जो साफ दिख रहा है। पर एक अच्छी बात है सर, आज 4500 का लेवल गोल्ड रिस्पेक्ट कर रहा है। मॉर्निंग में हमने देखा था 4500 के नीचे स्लिप हुआ था ओपनिंग टिक पर वहां से आकर अपने लेवल होल्ड कर रहा है। हालांकि मूवमेंट ज्यादा नहीं आ रही है, 10 महीने के निचले स्तर पर है, बट 4500 को MCX पर होल्ड कर रहा है। गोल्ड इंपोर्ट तो बढ़ रहे हैं, पर एक और इंपोर्ट जहां से भारत को हमेशा चिंता रहती है वो है कच्चा तेल। इस साल हमने 30% की बढ़त देखी है, बट फाइनली इस हफ्ते कुछ गिरावट आई है कच्चे तेल में। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है $65-67 से ब्रेंट फिसलकर 62 के करीब आया है, WTI 60 के नीचे गया है। क्या चल रहा है कच्चे तेल में जिसकी वजह से थोड़ी गिरावट आई है, थोड़ा हल्का हुआ है दाम, जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, 4 दिन में 7% की गिरावट ये हुआ है कच्चे तेल में। अब इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ओपेक की बैठक है। अब 4 तारीख को दरअसल ओपेक की बैठक होने वाली है और पिछले साल ओपेक ने अपने प्रोडक्शन कट्स लिए थे और इन्होंने कहा था कि अगले 2 साल में हम इसे स्टैगर्ड वे में बढ़ाएंगे। अब पिछली जो ओपेक की बैठक थी उसमें हुआ ये, बैठक के बाद, बैठक में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद सऊदी अरेबिया ने उठा के अपने प्रोडक्शन जो है उसको कट कर दिया। इस बार माना जा रहा है कि कोई भी प्रोडक्शन कट नहीं करेगा, जबकि बल्कि जो प्रोडक्शन में इंक्रीज की बात की जाती थी स्टैगर्ड वे में, वो होने वाला है। करीब 0.5 से 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का प्रोडक्शन इंक्रीज शायद ओपेक इस बार की बैठक में ले सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, हाल फिलहाल में आपने देखा कि चाइना के जो PMI आंकड़े आए वो काफ़ी कमज़ोर थे और एकाएक इतनी कमज़ोरी देखने मिली। 50.6% पे आए, 50.6 पे आई ये, जबकि मार्केट मान के चल रहा था कि 51-52 पे आएगा, ये पोल कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब एक डर ये हो गया है कि शायद चाइना जो कच्चा तेल बाय करता था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी आपको कमी देखने मिलेगी, तो चाइना उस लेवल से बाइंग नहीं करेगा जो पहले कर रहा था। तीसरी बड़ी बात जो है वो है US में सर्दी। जो टेक्सास में आपको याद होगा कि किस तरह से प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था ज़्यादा सर्दी पड़ने के चलते, पिछले कुछ दिनों में वहाँ प्रोडक्शन जो है वो फिर से शुरू हो गया है। इनफैक्ट करीब 40 से 50% के आसपास का प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गया। तो जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स पहले थे वो धीरे धीरे ईज ऑफ हो रहे हैं, तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं कच्चा तेल अब नरम पड़ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सप्लाई जो है वो बढ़ने वाली है और डिमांड जो है वो हल्की फुल्की शायद कहीं ना कहीं कमी के अंदेशे हैं। इसके लिए कच्चा तेल जो है अब इस तरह से लगातार गिर रहा है और आगे और गिरने की संभावना है, हो सकता है हो सकता है यहाँ से 55-60 तक भी जाए। लेकिन देखिए, आप वो जो ब्रोकेज हाउस टारगेट दे रहे थे 70-75 के, अब देख 70 तो पहुंच गया, 75 कब पहुंचेगा पता नहीं। वो शायद थोड़े टाइम के लिए नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ा कच्चे तेल के प्राइसेस कूल ऑफ हुए हैं, तो ये तो अच्छी खबर ही है जहां तक इकोनॉमिक सिचुएशन का सवाल है। आशा करते हैं कि हमारे जो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस है वहां पर भी थोड़ा कूल ऑफ आते हुए दिख सकता है। पर एक्शन भरपूर है। ONGC आज ऑफ कोर्स गिरावट भी दिखा रहा है। आज सेल कॉल भी थी ट्रेडर्स डायरी में, वहां पर नजर रखे। टॉप लूजर है आज के ट्रेड का ONGC, लगभग 3-3.5% की गिरावट इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। एक बार वागे साहब से लेवल्स भी लेते हैं ONGC के लिए। वागे साहब, ONGC प्रेशर में है, वैसे दमदार एक्शन रहा है, क्या ये सपोर्ट के आसपास है, बाउंस बैक आ सकता है या फिर थोड़ी और गिरावट देखते हैं? दीपांशु, मेरे लिए आज का तो मूव हो गया। 110 का एक सपोर्ट है, अभी 112-113 के आसपास है, तो यहाँ पे बेचने का तो मतलब नहीं बनता है। लेने के लिए मेरे पास कोई क्लियर सिग्नल नहीं है, थोड़ा सा मैं साइडवेज ये मूव हो सकता है, तो मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, इस समय के लिए अवॉइड है ONGC, यहाँ पर नजर रखिए। फिलहाल थोड़ी वीकनेस आज के सेशन में दिखा रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस पर अच्छी मूव आ रही है। विश्वेश जी, जरा बालकृष्ण के चार्ट्स देखिए, जिस तरह से एक्शन बन रहा है ऑटो स्पेस में, और ऑफ कोर्स टायर स्टॉक भी है, तो क्रूड की गिरावट से इन्हें भी इनडायरेक्ट एक फायदा तो होता ही है। क्या राय है बालकृष्ण पर 1630 के लेवल्स में? मेरा ऐसा मानना है दीपांशु, देखिए लोअर एंड ऑफ द रेंज में है। ये जो रेंज है 1570 to 1500, थोड़ी सी बड़ी बैंड है, ये रेंज में है, और ये रेंज में आके एटलीस्ट 3 से 4 बार अटेम्प्ट करा है 1700 जाने का। तो मुझे लग रहा है कि 1700 तक वापस एक पुल बैक हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे। मुझे लग रहा है मार्केट भी रेंज बाउंड है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैट नहीं लेना चाहिए।
ये आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और आयल केमिकल चल क्या रहा है सर? सारे केमिकल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी होती दिख रही थी, गजब की तेजी, 20% का सर्किट। मेरी और बंसल जी की पुरानी यादें जुड़ी हैं इसके साथ में। बिल्कुल, मैं तो सोच ही रहा था एक बार पूछ भी लेते हैं बंसल जी के साथ। बिल्कुल गजब चल रहा है। बंसल जी क्या चल रहा है आईओएल केमिकल्स? आज की तो मूव ऑलमोस्ट हो ही गई है पूरी, बट बताएं चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है सर? देखिए दीपांशु, काफी समय बाद यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिला है आफ्टर अ गैप ऑफ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर हम देखें तो स्टॉक 26 अगस्त 2020 के बाद इसने स्टॉक ने रैली नहीं दी है और आज पहली बार एक पॉजिटिव क्रॉसओवर काफी समय बाद देखने को मिला है। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें। और दीपांशु, इसके साथ जैसे अनिल जी ने बोला, काफी यादें जुड़ी हुई हैं अनिल जी की, क्योंकि अनिल जी ने 45-48 रुपए पे रिकमेंड करा था और मेरी थोड़ी कड़वी यादें हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे ये स्टॉक मिस हो गया एकदम। मतलब कि एकदम बॉटम पे था स्टॉक और वहां से स्टॉक ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो एकदम देखने वाली रिटर्न्स हैं। तो यादें तो हैं आईओएल केमिकल के साथ। कड़वी क्यों लेकिन बंसल जी, कड़वी क्यों? ये ब्रूफेन बनाती इसलिए? देखिए अनिल जी, छूट गया अनिल जी ये स्टॉक ना। मतलब कि अभी क्या है कि अनिल जी, मुझे लगता है कि किसी आदमी को रखना पड़ेगा जो मतलब कि आपको ट्रैक करके ना शाम को एक लिस्ट बना के दे हमको, क्योंकि आजकल भी आप काफी अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड करते हो। जो बिटवीन दी लाइंस पढ़ने वाली बातें होती है ना, उनको अलग से नोट करना चाहता हूं अनिल जी। और ये तो मतलब कि एकदम उस टाइम, उस जमाने की बात अनिल जी, उन दिनों की बात है जब मतलब कि मार्केट में तेजी भी नहीं थी और ये मंदी के अंदर स्टॉक चला था। बिल्कुल, लेकिन आप चिंता न करें, जिसके आप बोल रहे हैं ना कि ध्यान रखने के लिए, उसके लिए है आपके पास। मेरे से ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं दीप। मैं तो खाली कागज पे लिखता हूँ, वहां पर ढूंढना पड़ता है। दीप तो है ना एक्सेल शीट बनाते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता न करें, आप पर पूरी नजर है हमारी। मेरे पे भी है, मतलब मेरी भी सारी कॉल्स जितनी है सब दीप के पास अवेलेबल है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब पर दीप की नजर है। तो पर मैं इन्फॉर्मेशन सिलेक्टिवली देता हूँ। बिल्कुल। आइए, लेकिन इस बीच वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी खबर, और उसके बाद हम विश्वेश जी के पास भी चल रहे हैं। 5 सर्किल के लिए उन्होंने स्पेक्ट्रम की बोली जीती। वाह क्या बात है, वोडाफोन के लिए बड़े समय बाद अच्छी खबर आई है। तो 5 सर्किल के लिए स्पेक्ट्रम की बोली जीती है। तो वोडाफोन भी एग्रेसिवली अब बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छी और बड़ी खबर वोडाफोन के लिए आती हुई दिख रही है। 5 और स्पेक्ट्रम में इन्होंने बोली जीती है। तो कुल मिलाकर अब वोडाफोन के शेयर में इसी के दम पर एक्शन आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब सीरियस है इस बार। सर मैं वही पूछ रहा था कि ये दिखा रहे हैं इंटेंट, तो अपनी इंटेंट तो दिखा रहे हैं, इंटेंट दिखा रहे हैं और कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कंपनी बैक ऑन ट्रैक आए। अभी भी हमारे जैसे लोगों ने रख लिया हुआ है वोडाफोन आइडिया, हमने बदला नहीं है जी। हमने रखा हुआ है पेशेंट। देखो ये तो हमारा वही बनता है, जब रिकमेंडेशन स्टॉक की करते हैं तो कम से कम कनेक्शन तो बनाए रखें। और ऐसी कौन सी गारंटी दूसरों की, यहाँ बहुत मजा आ जाएगा। सब एक जैसे ही, जब तक आप दूसरा कनेक्शन नहीं लेते तब तक आपको लगता है कि दूसरा अच्छा होगा। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर अदर साइड, सब एक जैसे। सही बात है। तो इसलिए कोई चिंता न करें। लीजिए, ये है आपके लिए इस वक्त वोडाफोन आइडिया को लेकर बड़ी खबर आती हुई। आइए विश्वेश जी के लिए, बिल्कुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, कल के मॉर्निंग के शो में आपने कहा कि कैश मार्केट के स्टॉक आप ज़्यादा दिया करिए, तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ। तो उसके चलते मैंने जो स्टॉक पिकअप किया है वो कैश मार्केट का है और मुझे लगता है कि बाजार की उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी से काफ़ी इम्यून होना चाहिए। स्टॉक का एनएसई में नाम दावत है, वैसे एलटी फूड्स के नाम से जाना जाता है। ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। 6.5 के पी पे मिल रहे हैं, 6.16 के पी पे मिल रहा है। जो मेरा ट्रिगर है वो है टेक्निकल, और टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन में स्टॉक ने बहुत ही ब्यूटीफुली सपोर्ट से मूव किया है। और जिस हिसाब से लास्ट 6 महीने के, मतलब लास्ट अप्रैल सितंबर से अब तक का पूरा जो कंसोलिडेशन है, मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन ऊपर तोड़ने के लिए अब रेडी है। तो बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे अनिल जी। स्टॉप लॉस मात्र 50 रुपए का, मतलब 6 रुपए का कैश का स्टॉक्स है। और यहाँ पे जो टारगेट बहुत ही कंजर्वेटिवली मैं बता रहा हूँ, 67 और 77, मतलब परसेंटेज के लिहाज से 20% रुपीज का मूव इज ऑलमोस्ट लाइक 40% मूव फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। मुझे लगता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निकल चार्ट है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड राइस में जानी मानी है। मुझे लगता है पोजिशनली लेके 2 से 3 महीने के लिए होल्ड करना चाहिए दावत को, यानी एलटी फूड्स को।
LT फूड्स जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, ये है आ रही विश्वेश जी की तरफ से रिकमेंडेशन। कैश स्टॉक्स में भरपूर एक्शन, एक एक करके कैश स्टॉक्स में मुझे इसमें सवाल है। ये लेवल्स कुछ अच्छे समझ नहीं आ रहे याद रखने के। विश्वेश जी 67 77 रखे हैं, या अगर आपकी इजाजत हो तो 66 और 77 कर दे, 66 77, कुछ क्या मतलब लेवल, कुछ इंटरेस्टिंग लेवल दीजिए जरा। अनिल जी मतलब ऐसा तो आप ही कर सकते हो, मैं तो सोच नहीं सकता। नहीं देखो क्या है, आप तो देखो आपका दिल बड़ा है, आप इजाजत देते हो। बाकी बंसल जी के साथ तो मैंने पहले कई बार ट्राई किया, बंसल जी साफ साफ मना करते लेवल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद मैंने बोलना ही बंद कर दिया, 3-4 बार उन्होंने साफ मना कर दिया कि लेवल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं। बंसल जी ने बोला हुआ है, तो बंसल जी को तो मैं कभी बोलता ही नहीं। बंसल जी जो लेवल देते हैं मतलब समझ लो ब्रह्म वाक्य, लिख लो फटाफट चुपचाप। आज मैंने कहा चलो आपके पास चांस लेके देखता हूँ, अगर आप मान जाए तो 66 और 77, 66 77 ये टारगेट हमने हमारी मर्जी से चेंज कर लिया। ठीक है, तो चलिए LT फूड, सारे खाने पीने की चीज़ों में मतलब बड़ा इंटरेस्ट आता दिखा है। चोपड़ा साहब कोई खास वजह कि ये सारे कमोडिटी स्टॉक्स, चावल, चाय, कॉफ़ी, शुगर, इन सब में इंटरेस्ट आ रहा है? पेपर, कागज वाले? देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि पहली चीज़ रोटी कपड़ा मकान, जो सबसे पहली चीज़ है रोटी, खाने पीने की चीज़ें, वो कहीं ना कहीं स्टेपल्स हैं, ये चलती रहेंगी। और एक जो चीज़ मैं फोर्सी कर पा रहा हूँ वो है कहीं ना कहीं एग्री कमोडिटीज़ में एक इन्फ्लेशनरी अपमूव आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मनी प्रिंटिंग हो रही है और लिक्विडिटी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशनरी अपमूव आएगा। और जब भी इन्फ्लेशनरी अपमूव आता है तो कमोडिटीज़ के भाव बढ़ते हैं, और जब कमोडिटीज़ के भाव बढ़ते हैं तो कंपनीज़ की बॉटम लाइंस भी और टॉप लाइंस दोनों ही अच्छी होती हैं। और सेकेंडली देखिए, ये एक ऐसा इलाका है कि इसके बिना रहा नहीं जा सकता। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि लोग खाए पिए बिना रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि खाने पीने से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं वो अच्छा करेंगी। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये स्केर्स होते जा रहे हैं। जो आपका जो एकरेबल जो लैंड था जहाँ पर खेती की जाती थी, वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। शहर फैल रहे हैं, गांव सिकुड़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग शायद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो ईस्ट में जापान जैसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि वहाँ खाने पीने की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। और जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी है, मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों तक हमें जो अच्छे क्वालिटी कंपनीज हैं जो खाने पीने से रिलेटेड है या एग्री कमोडिटी से रिलेटेड है या एग्रोकेमिकल से रिलेटेड हैं, वो कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी। तो जैसे गोदरेज एग्रोवेट मुझे बहुत अच्छी लगती है कंपनी। गोदरेज एग्रोवेट लंबे समय तक लिया जा सकता है। और चावल की कंपनीज भी हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं, और हम देख ही रहे हैं FMCG में काफ़ी इंटरेस्ट है, FMCG रिलेटेड कंपनीज में। जो ब्रिटानिया बहुत अच्छा लगता है इस लेवल पर। तो संभवतः आने वाले कुछ सालों तक मुझे लगता है कि एग्रो कमोडिटीज़ में इन्फ्लेशनरी रहेंगी, और इसकी वजह से हमें स्टॉक्स में भी अपमूव दिखेगा। ओके, तो ये है कुछ कमोडिटी और स्पेशली खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स बनाने की कंपनी जहां पर बढ़िया एक्शन बन रहा है। पर एक्शन है शिपिंग कॉर्पोरेशन में। अनिल जी, पिक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द डे, यही चलेगा सर्किट। पिक ऑफ द डे, और कल के 2000 और आज के 2000 अदानी पोर्ट, ये सब यही चलने वाले हैं। इनमें ही भरपूर एक्शन है दीप, फुल एक्शन है, यही चलने वाले हैं। दमदार तेजी है सर। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप फोकस कीजिए। और 20% सर्किट हो गया, 20% सर्किट हो गया सर। क्या नाम होगा इसका बाद में बदल के? वही सोचने वाली बात। मर्क्स, DP वर्ल्ड, पता नहीं, वेदांता शायद इस बार आउट हो गया। इस बार वेदांता आउट हो गया। जी शिपिंग का इंटरेस्ट है, पता नहीं कौन ले जाता है। देखिए, लेकिन गजब का बढ़िया एक्शन है, गजब, मतलब अमेजिंग वैल्यूएशंस आ रहे हैं। चोपड़ा साहब, सरकारी कंपनी में अब क्या पसंद है आपको, जो आपको लगता है अब भी मैं खरीद सकता हूँ? देखिए, मुझे लगता है कि BEML ऐसी कंपनी है जो कि मुझे अच्छी लगती है। NMDC ऐसी कंपनी है जो कि नो डाउट मेटल से रिलेटेड है और खासकर आयरन ओर से रिलेटेड है। हमने कुछ दिन पहले बात करी थी KIOCL की, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड की। ये भी भारत सरकार की कंपनी है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी भी MMTC जो कि मेटल्स का सबसे बड़ा ट्रेडर है इस देश में और काफ़ी बड़े लेवल पे काम करता है, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि काफ़ी स्टीम है। तो काफ़ी सारी सरकारी कंपनीज हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुझे यहाँ पर भी बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है कि 100 का भाव
यहाँ से दिखना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा आज मेटल्स नरम है, बट फिर भी मुझे काफ़ी अच्छी तेज़ी लगती है आने वाले समय के लिए, और मैं काफ़ी बुलिश हूँ ओवरऑल कमोडिटी स्पेस पर, खास करके मेटल्स में, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक कमोडिटी सुपर साइकिल की बात जो हो रही है, जो हम देख रहे हैं कि ग्लोबली कॉपर के प्राइस हों, चाहे वो आयरन ओर के प्राइस हों, निकल के हों, तो जितनी भी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, इनमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक और सरकारी शेयर में बोलना चाहूँगा, BEL अभी 150 रुपये पे ट्रेड करता, मुझे लगता है 170-75 ये टच कर सकता है। इसके अलावा एक और शेयर में बोलना चाहूँगा, मिधानी, जो कि मिश्र धातु निगम है, ये भी भारत सरकारी कंपनी है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ज़्यादातर कमोडिटी से रिलेटेड हैं। यहाँ पर अच्छी तेज़ी बनेगी अनिल जी, और इन स्टॉक्स में अभी भी निवेश किया जा सकता है। यहाँ से भी 15-20% टर्न ये स्टॉक्स देंगे। ओके, तो ये आपके लिए खाने पीने की चीज़ों में, नहीं पीने की नहीं बोला, खाली खाने की चीज़ों में बड़ी तेज़ी होती है। देखिए खाने की चीज़ों में वो वाले स्टॉक भी चल रहे हैं। नहीं, पीने की चाय तो है ना, पीने की चीज़ें, हाँ, चाय कॉफ़ी पीने वाली चीज़ में नहीं, खाने पीने दोनों की चीज़ों में बहुत तेज़ी है। आइए सुमित जी तैयार है अपने सुपर हिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, स्टॉक जो है वो जीई शिपिंग है, जीई शिपिंग के अंदर अनिल जी ब्रेकआउट है। स्टॉक वन वे तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, बीच में 1-2 दिन में छोटी सी डिप आती है, फिर वापस से तेजी का ट्रेंड पकड़ लेता है। तो ये सेक्टर भी तेजी के अंदर चल रहा है। जी शिपिंग के अंदर बाय करके चलने का सलाह रहेगा। 328 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 310 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि जी शिपिंग यहां से एक बढ़िया अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 350 का पहला टारगेट है। जी हाँ बिल्कुल, 350 रुपए तक मेरे को लगता है कि ये जल्दी ही हो सकता है इसी वीक में दिखा दे, और 350 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है, और 370 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो जी शिपिंग में यहाँ पे खरीदारी करनी है, 310 का स्टॉप लॉस लगाना है, 350 से 370 के पोजिशनल टारगेट के लिए खरीदारी करके होल्ड करे। इसी हफ्ते में ये लेवल देखने को मिलने चाहिए। ये तो ऐसे हाल हो गया जैसा कल हम बात कर रहे थे ना, कि वो परसों रियल एस्टेट कंपनी इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के नाम बदल जाए तो क्या होगा, ब्लैकस्टोन ने लिया है तो ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट। वैसे समझो जी शिपिंग भी तो बोली लगा रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन, तो इसका नाम कंपनी का बदल के जी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। जी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो रहा है, GCSCI, GESCI। ये कैसा रहेगा ना सुमित जी, GSCI जरा नाम और अब मिलाकर चार्ट देंगे तो GES थोड़ा डिफिकल्ट तो हो जाएगा बोलने के लिए। नहीं ठीक बात है। तो जी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब कौन ले जाएगा क्या ले जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ शिपिंग स्टॉक्स में बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। 350-370 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। बहुत ही बढ़िया दमदार एक्शन है। और शिपिंग कॉर्पोरेशन पे देखिए सर्किट लग गया है, पर एक और स्टॉक सर जहां पर सर्किट लगा है, सिम्फनी, यहां पर नजर लग गया सर्किट लग गया सर। दमदार तेजी बन रही है उस पर। और क्या वजह है, जब सिम्फनी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, थोड़ी देर पहले ये 900,000 के लेवल्स पर ट्रेड करता था, ये अब देखिए 1450 पर आ गया है। सिम्फनी में क्यों आ रही है तेजी, और इससे रिलेटेड और भी कंपनीज है जहां पर एक्शन क्यों आ रहा है, ये जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली दीप, सिम्फनी हो, ब्लू स्टार हो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हो, ये जितने कूलिंग प्रोडक्ट्स वाले हैं, बेसिकली AC हो, रेफ्रिजरेटर हो या फिर कूलर बनाने वाली कंपनीज है, इनमें आपको अच्छी खासी तेजी इसके देखने मिल रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। सिर्फ यही नहीं, IMD का तो कहना है कि मार्च और मई में तापमान जो है वो सामान्य से और ज़्यादा रहने वाला है। इनफैक्ट जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई थी जो कि कह रही थी कि आगे चल के डिमांड जो है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पिछली गर्मी में लॉकडाउन था और वैसे भी काफ़ी दिक्कतें थी, तो लोगों ने ज़्यादा AC और रेफ्रिजरेटर जो है खरीदे नहीं थे, तो पेंटअप डिमांड का भी फायदा मिलेगा। और अब ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं जो AC बनाने वाली कंपनीज है या फिर कूलर बनाने वाली कंपनीज है उनमें अच्छी खासी डिमांड आपको देखने मिल सकती है। इनफैक्ट चैनल चेक्स तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जितने शॉप वाले हैं जो कि ये रखते हैं, ये इसको सेल करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इन कंपनियों से ज़्यादा ऑर्डर लेके इन्वेंट्री बिल्टअप भी करना शुरू कर दिया है। और इसके लिए जनवरी में अगर आप देखेंगे तो जो दाम है उसमें करीब 5 से 6% के आसपास का उछाल देखने मिला है। इनफैक्ट जेफरीज तो ये कहता है कि कीमतें बढ़ने के चलते और लोग कहीं ना कहीं अब क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो एसीज की डिमांड तो वैसे भी बढ़ने वाली है। इसके चलते Q4 में वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी कंपनी जो है उनको काफ़ी फायदा होने वाला है, उनके रेवेन्यूज़ और मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। मार्केट शेयर के लिहाज से अगर आप देखिए रेफ्रिजरेटर में तो LG और सैमसंग सबसे आगे, लेकिन अनलिस्टेड है तो वर्लपूल अगला है जो कि 18% मार्केट शेयर रखता है और गोदरेज के 14% के आसपास का मार्केट शेयर है। रूम AC में अगर आप देखेंगे तो वोल्टास सबसे मार्केट लीडर है 21% के मार्केट शेयर के साथ।
ब्लू स्टार का करीब 12% के आसपास का मार्केट शेयर है। इसके अलावा लॉयड इलेक्ट्रिकल, जॉनसन हिताची जैसी कंपनी से जिनका अच्छा मार्केट शेयर है। एयर कूलर में सिम्फनी सबसे आगे है, वोल्टास करीब 13% के आसपास का मार्केट शेयर रखता है। और इनके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को भी अपनी नज़र पर रखिएगा। अंबर एंटरप्राइजेस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, मर्क इलेक्ट्रॉनिक जैसे काउंटर्स जो है इनको भी अपने रडार पर रखेगा। हालांकि अंबर का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है 24% के आसपास, और शायद इस वजह से जो ये केमिकल स्टॉक्स है ना वो भी चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रेफ्रिजरेशन में इनके केमिकल्स भी लगते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए अंबर एंटरप्राइजेस। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी इसी में क्या? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सब में तेजी है। सब में तेजी, गर्मी है तो तेजी है। कल अभी गर्मी आ गई है क्या? अरे आ गई अनिल जी। कब आई? बाहर जाओ पता चलता है। कल तो बुरी हालत थी। टेरेस पे नहीं जाते आजकल हम तो टेरेस पे वैसे भी कौन जाता है? चाय वाय पीने फिर चले जाते थे ठंडी के टाइम पे। सर्दी के दिन में अभी जाना छोड़ दिया। ओके, मतलब मेरे हिसाब से दिल्ली में आ गई हो तो मुझे नहीं पता। बंसल जी, आ गई दिल्ली में गर्मी? अनिल जी वही बोलना चाह रहा हूँ अनिल जी, जिसको लग रहा है कि गर्मी नहीं आई है वो कृपया करके राजधानी पधारे अनिल जी। मतलब कि अभी मार्च के अंदर आपको मई जून वाली गर्मी फील होगी अनिल जी। अच्छा, क्या बात है। बंसल जी बोलते नहीं, हम तो आपकी बात मान लेंगे बंसल जी, इतनी से काम के लिए वहां तक आने की जरूरत क्या है? आपने कह दिया, हमने मान लिया। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, यहाँ दिल्ली में हमारा हिसाब ये रहता था कि आज कल आप शायद पूछ रहे थे बंसल जी से कि होली कब है। तो अनिल जी यहाँ पर क्या है कि होली के समय लोग स्वेटर उतारते थे अपनी, तो इस बार अनिल जी गर्मी इस तरह की है कि आपको होली से पहले ही पंखा चलाना पड़ रहा है। तो अनिल जी काफी भीषण गर्मी है, और इसी वजह से मैंने और राकेश जी ने शुक्रवार को ही सिम्फनी पर खरीदारी की राय दे दी थी। ओके, ये बात तो सही है, शुक्रवार को बहुत सही वक्त पे। हाँ, और लॉजिक भी दिया था, मुझे याद है। तो मैं ऐसे ही मैंने इग्नोर किया थोड़ा उस समय। मैंने कहा अभी कौन सी गर्मी, क्योंकि अपने यहाँ तो पड़ी नहीं ना जी। तो हमें लगा कि ऐसे ही कुणाल जी बोल रहे होंगे बोलने के लिए कि गर्मी वर्मी बहुत जोर से पड़ रही है, लेकिन कुणाल जी आपकी बात तो सही निकली एकदम। सिम्फनी का आज है ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी है, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर है। आई होप वहाँ वो कुछ अपडेट देंगे, तो शायद उस वजह से भी एक बड़ा ट्रिगर बनेगा इस पूरे सेक्टर के लिए। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए राय। अब एक बिगुल, एक नहीं दो बिगुल, एक तो कल के 2000 का, एक है विश्वेश जी के लिए। तो पहले किसका बजाएं? बैक टू बैक। भले ऐसा कर लो, भले कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो विश्वेश जी के लिए, और फिर साथ में बजा दो, कोई बात नहीं। विश्वेश जी हमारे मेहमान है, पहले विश्वेश जी। हाँ, तो विश्वेश जी मौका पहले मैं आपको देता हूं, करिए शुरुआत। देखिए अनिल जी, आप पोर्ट की बात कर रहे हो, शिपिंग की बात कर रहे हो, तो काफ़ी टाइम से अच्छा मूव आ रहा है शिपिंग कंपनीज में। आज मुझे जो बहुत अच्छा मूव लग रहा है ऑलमोस्ट 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद, वो है गुजरात पीपावाव पोर्ट में। करंटली 102-104 के आसपास कर रहा है। मुझे लगता है 100 रुपये तक इसमें अक्यूमुलेशन करना चाहिए। 90 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, और जो टारगेट बन रहे हैं अनिल जी वो 125-150 तक के बन रहे हैं, जिस हिसाब से जिस मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट है। इंटरेस्टिंग ये है अनिल जी, 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 20% होल्ड बाय एफआईआई एंड ऑलमोस्ट 24% इज डीआईआई को होल्डिंग है। तो मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है ऑन द ट्रिगर ऑफ अ गवर्नमेंट सेलिंग ऑफ इट्स कंपनी एंड इट इज बीन टेकन ओवर बाय सम प्राइवेट प्लेयर, तो मुझे लगता है जीपीपीएल इज एंगेज इनटू द सिमिलर बिजनेस ऑफ मेंटेनिंग दी सच काइंड ऑफ मरीन व्हीकल्स एंड ऑल। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को चलना चाहिए, यहाँ पे काफी लंबा कंसोलिडेशन है। तो जीपीपीएल खरीदना है, 100 रुपए तक आए तो खरीदिए, 90 का स्टॉप लॉस रखिए, 125-150 के टारगेट। बिल्कुल, एक्चुअली 109, हाँ, ये लाइफ टाइम, सॉरी 52 वीक हाई के आसपास आ गया, और यहाँ से क्रॉस करते बढ़िया तेजी बनाएगा। और सारे शिपिंग स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन है, और इसलिए मेरा भी पिक गुजरात पीपावाव ही था, जो विश्वेश जी ने भी पसंद किया, तो मैंने कहा पहले विश्वेश जी को मौका दिया है। मेरे हिसाब से इवेंचुअली इसका टारगेट 150 रुपये का बनता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। देखिए जी शिपिंग अभी सुमित जी ने दिया, सुमित जी का स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से टारगेट तक पहुँच गया 340 के आसपास। तो हाँ, 340। सुमित जी पहला टारगेट कितना था? 300
50 के आसपास 50 का था अनिल जी, 40 तक का पहुंचा है, अभी पहुंचेगा थोड़ी देर में। ओके, 340 के आसपास पहुंच चुका है। और गुजरात पिपावाव ये एक और स्टॉक है जहां मुझे लगता है कि जो विश्वेश जी टारगेट दे रहे हैं 125 और 130 रुपए के आसपास के, उस वहां तक आराम से पहुंचना चाहिए और इसके ऊपर भी जाने की क्षमता रखता है। तो ये एक और स्टॉक है। इन सारे स्टॉक्स की और वैल्यूएशन गैप जो है ना, अदानी का रिस्क का, अदानी पोर्ट तो हमने रिकमेंड किया है, पोर्ट तो हम कल से ही रिकमेंड करें, कल भी था आज भी है। और जो वैल्यूएशन गैप है दीप, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हर गिरावट में आपको इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए और जो बड़ा वाला टारगेट विश्वेश जी ने दिया 150 का, वो टारगेट रखना चाहिए। 150 का, यस। पोर्ट स्टॉक्स में बड़ा गेम हो रहा है, बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल, तो दमदार एक्शन आते हुए दिख रहा है स्पेस में। लास्ट वीक जैन साहब भी इसके बारे में बात करके, हाँ जैन साहब ने भी दिया था, उन्होंने भी दिया था, करेक्ट, जैन साहब ने भी दिया। जैन साहब के जेम्स में गुजरात पिपावा वो भी देखे गए थे, हाई कन्विक्शन, और उन्होंने बोला भी था कि बहुत जोर से, कि बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है कि ये चलना चाहिए। बिल्कुल, तो नजर रखिए, अनिल जी की तरफ से कॉल आ रही है, विश्वेश जी के पास वागले साहब का भी कॉल है। चलिए सर, वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बीटीएसटी मेरा अडानी एंटरप्राइजेस होगा, 878 879 का करंट भाव है। मुझे लगता है एक 10 रुपए का रिस्क बनेगा, 870 के नीचे जाता है तो काट लीजिए, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में 900 905 के लेवल कल सुबह ही मिलने चाहिए। ओके, तो 870 का स्टॉप लॉस, 905 के टारगेट्स। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में है दमदार एक्शन। अदानी पोर्ट्स जो अनिल जी ने शो में 1 घंटे पहले आपके लिए रेकमेंड किया था, अब अदानी एंटरप्राइजेस वागले साहब की पसंद। आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। गुड आफ्टरनून टू दीपांशु, गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीपांशु, इंडियन मार्केट्स में तो अच्छी तेजी है, कंसिडर के एफएमसीजी, आईटी, ये सारी स्टॉक्स सेक्टर्स में इनफैक्ट अच्छा मूव हमें देखने मिल रहा है। डिस्पाइट कि एशियन मार्केट्स में, थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट्स में हमें साइडवेज मोमेंटम देखने मिल रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इसीलिए 14,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए, जो करीब अभी 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 14,900 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन आप खरीदे 105 पे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे होगा 67 पर, एंड ऑन द अपसाइड जो फर्स्ट टारगेट दीप यहाँ पे बनकर आ रहा है, दैट वुड बी 139, एंड दूसरा टारगेट जो बनकर आ रहा है वो है 154। 139, 154, ये दो टारगेट्स के लिए 14,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदिए 67 के स्टॉप लॉस के साथ। 105 के आसपास हमने रेकमेंड किया है। ओके, कैश का ऑप्शन जय की तरफ से आता हुआ निफ्टी के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय। 14,900 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए 139 154 के टारगेट के लिए। लेकिन आपने अगर थोड़ी देर पहले ही 14,805 का 850 का ऑप्शन खरीदा है 102 रुपए में, तो आपके टारगेट आ चुके हैं। 130 और 140 के दो टारगेट, दोनों ही टारगेट 1 घंटे में आ गए। नितिन जी ने दिए, नितिन जी को बधाई। नितिन जी बधाई स्वीकार करें, बताएं सर क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या कल के लिए लेकर जाए? चंद जी, अभी 148 का रेट है और मैंने ये स्ट्रेटेजी दी कि हम लास्ट में इसको बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर देंगे और कैरी कर लेंगे। यानी अब हमें क्या करना है कि 15,000 की कॉल ऑप्शन इसके अगेंस्ट बेच देनी है, जो आपकी 65 रुपए में बिक रही है, तो आपकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी। यानी आपने 100 रुपए में ली और 65 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे, तो 30-35 रुपए में आप 150 रुपए का स्प्रेड बना सकते हैं। यानी आपको 120 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, जो अभी आपको केवल 40 रुपए मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। आपको मार्जिन केवल 30,000 रुपए लगेंगे, 15,000 की आप कॉल बेच दें और इसको कैरी कर लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल और परसों में हम लोग 15,100 की तरफ मूव करने वाले हैं। ये तो 15,100 की तरफ आ रही है मूव। अब इसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर दें, जो कॉल आपने खरीदी थी उसके टारगेट तो आ गए, अब 15,000 की कॉल बेच दें, ये राय आ रही है नितिन जी की तरफ से। और यहाँ पर आप देखिए मार्केट पर भी एक्शन भरपूर है। 14,900 के पार निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी निचले स्तरों से आई है दमदार रिकवरी। एक और स्प्रेड जो थोड़े समय पहले शुक्रवार को विश्वेश जी ने दिया था निफ्टी का, उस पर भी एक बार अपडेट लिया जाए। विश्वेश जी जरा उस पर अपडेट दीजिए आपका।
थैंक यू अनिल जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। देखिए हमने उस दिन जब 500 पॉइंट निफ्टी नीचे था तो बड़ी हिम्मत जुटा के 14,700 15,000 का 1:2 का कॉल स्प्रेड दिया था, जिसमें हमने 14,700 का कॉल खरीदा था और 15,000 के 2 बेचे थे। सर ये खाली 30 रुपए में स्प्रेड बनाया था और अभी उसकी वैल्यू 130 रुपए हो गई है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मुनाफा है। जैसे नितिन जी बाय दे रहे निफ्टी पे, मेरा भी यही व्यू है कि मार्केट 15,000 की ओर जाएगा। मुझे लगता है अब रिस्क नहीं कैरी करना चाहिए। आपने अगर 30 रुपए में बनाया तो 130 हो गया, अच्छा मुनाफा हो रहा है, उसमें बुक कर लीजिए। तो ये मेरी ओर से अपडेट होगा 1:2 कॉल स्प्रेड ऑन 14,700 15,000। ओके तो ये थी विश्वेश जी ने जो स्प्रेड कॉल आपको दी थी, वहां पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नजर रखिए। डेज हाई पर है निफ्टी, दमदार एक्शन बन रहा है और बैंक स्टॉक्स में फिर से पार्टिसिपेशन बनते हुए दिख रहा है। कुछ हाई बीटा बैंक्स आपको सबसे आगे आते हुए दिखे हैं। बंधन बैंक पर अभी अभी एक मूव आते हुए दिखा है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और साथ ही पहले एक बार जैसे उनके जैकपॉट कॉल ले लेते हैं, फिर बात करेंगे बंधन बैंक पे। बिगुल जय का जैकपॉट। बताया जाए। दीपांशु, HUL का 2200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि HUL में बहुत ही क्लियरली एक रिवर्सल आ चुका है और हमने पहले भी ये स्टॉक दिया था, इसमें हमारे प्रॉफिट्स बुक हो गए। अब वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक खरीदना चाहिए। 48 के आसपास ये 2200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है दीप। यहाँ पे लॉस साइज भी छोटी है इनफैक्ट ये स्टॉक में, तो एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है। नीचे का अगर आप स्टॉप लॉस देखें तो करीब स्टॉप लॉस बन रहा है 37 का, तो 48 पे खरीदे, 37 का स्टॉप लॉस है, 11 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 3,300 रुपये का रिस्क है। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट दीप यहाँ पे बन रहा है दैट वुड बी 64। सेकंड टारगेट यहाँ पे जो बनेगा दैट वुड बी 75। 64 75 ये दो टारगेट्स के लिए HUL का 2200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। फ्यूचर्स का चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, वो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बच गई थी और फिर से एक रिवर्सल देखने मिला है। मुझे लग रहा है टॉप से अभी तक क्लियर एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर खत्म हुआ है। HUL लगभग 2250-2300 तक के हमें लेवल्स कल परसों तक ही दिखा देगा। ओके तो HUL पर आ रही है बेट। इंटरेस्टिंग व्यू कि थोड़ा रोटेशन आप देख सकते हैं। FMCG थोड़ा इतना परफॉर्म नहीं करा है इस स्पेस ने, बट अब जय की तरफ से कन्विक्शन आ रहा है कि यहाँ पर एक मूवमेंट आ सकता है, तो नजर रखते हैं इस स्पेस पर। इस बीच जी बिजनेस की खबर का इम्पैक्ट JSW एनर्जी को एक बार पुल अप करते हैं, क्योंकि अब ये स्टॉक भी सर्किट की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। 15% की तेजी JSW एनर्जी में आ रही है। आज सुबह ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से अब प्लान्स बन रहे हैं कि जो कंपनीज हैं, पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके पास अपनी खुद की कोल माइंस हैं, वो 50% कोल ओपन मार्केट में भी बेच सकते हैं और उसका एक क्लियर बेनिफिशियरी हमने आपको सुबह बताया था JSW एनर्जी हो सकता है। देखिए स्टॉक को 15% की तेजी इस पर आती हुई दिख रही है। एक बार जरा कुणाल जी से इस पर राय ले लें। कुणाल जी, JSW एनर्जी 85 के लेवल्स पर दमदार एक्शन बन रहा है, बताएं अब अगले लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखिए बहुत ही जबरदस्त ब्लो ऑफ ब्रेकआउट है बिल्कुल दीपांशु। आप देखिए एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस थी है लगभग 80 रुपए की, जिसको बहुत डिसाइसिवली स्टॉक ने पार किया और अब मुझे लगता है कि देखिए जो बड़ा चार्ट पर रेजिस्टेंस है वो 95 रुपए का है, तो 95 तक का तो रास्ता बिल्कुल साफ है। मुझे लगता है कि अभी भी जिन्होंने खरीदा हुआ है बिल्कुल एग्जिट करने की जल्दबाजी ना करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें और 85 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 85 से 1 रुपया नीचे रख लें तो 84 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। मुझे लगता है 95 तक का रास्ता साफ है, वो लेवल्स आते हुए दिखे। बिल्कुल, तो नजर रखिए JSW एनर्जी आज सुबह सिमी जी भी रेकमेंड करके गई हैं खरीदारी के लिए और उन्होंने भी 90-95 के लेवल्स दिए हैं। इस स्टॉक पर दमदार एक्शन आ रहा है। जी बिजनेस की खबर का इम्पैक्ट पर बैंक्स में आ रही है दमदार तेजी इस समय। बंधन बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक की तरफ से भी पार्टिसिपेशन आ रहा है। PNB पर हो रही है खरीदारी। तो एक एक करके बैंक स्टॉक्स तेजी में आते हुए दिख रहे हैं और इसलिए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, IT स्टॉक्स हैं जो मार्केट को अभी सडन ऊपर लेके आए हैं। आप देखिए निफ्टी डेज हाई के पास आ चुका है और एक एक करके IT स्टॉक्स में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास जो यहाँ पे IT स्टॉक्स नजर पे आया है वो है इन्फोसिस।
1301 का भाव चल रहा है। इन्फोसिस में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। लास्ट 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं और लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस दिखा रहा है, तो इन्फोसिस मेरे को लग रहा है कि यहाँ से अच्छा मूव दिखाने को तैयार है, जिसमें 1330 से लेकर 1350 रुपए तक के लेवल इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फोसिस में खरीदारी करें। नीचे में स्टॉक का जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 1270 1280 के आसपास का है, तो 1270 का स्टॉप लॉस होगा। 1330 से लेकर 1350 तक के ऊपर में इन्फोसिस के स्पॉट लेवल के हिसाब से टारगेट होंगे। ऑप्शंस में अगर ट्रेड लेना है तो इन्फोसिस का 1300 वाला कॉल 45 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसमें खरीदारी करें। 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 60 रुपए से लेकर 70 रुपए तक के टारगेट इन्फोसिस के 1300 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सारे आईटी स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक्स अब यहां से 2-4 दिन तक एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। 1350 के टारगेट मेरे को लगता है इन्फोसिस जल्दी ही टच करेगा, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, और 3% ऊपर है इन्फोसिस। नजर रखिए इस काउंटर पर, दमदार एक्शन बन रहा है। इन्फोसिस आईटी स्टॉक्स अच्छी तेजी में। माइंट्री देखिए 6-6.5% ऊपर है। टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, सारे स्टॉक्स में आ रहा है एक्शन। डेज हाई पर है बाजार। चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल पिक्चर में कुछ ज्यादा बदला नहीं है। डाउ फ्यूचर्स पर दबाव है, हालांकि 200 पॉइंट्स जो हमने नीचे देखा था वहां से रिकवर जरूर हुए हैं, पर 100 पॉइंट्स का अभी भी प्रेशर है। और नैस्डैक फ्यूचर्स भी आधे % की गिरावट दिखा रहा है। यूरोप एकदम फ्लैट है सर, कोई वहां पर परेशानी की बात नहीं है। गोल्ड पर थोड़ी रिकवरी हुई है निचले स्तरों से, कच्चे तेल पर निचले स्तरों से रिकवरी है, बट यूएस फ्यूचर्स अभी भी दबाव पर है। क्या करके जाए सर? गजब का एक्शन है, डे हाई पर बंद हो रहा है निफ्टी। 100-125 नीचे, उसके बाद ताकत है जबरदस्त, ये स्ट्रेंथ है। मतलब कोई तो इतना कॉन्फिडेंट है कि डे हाई पर निफ्टी बंद कर रहा है। बैंक निफ्टी भी नो डाउट, हमने कहा 35,000 35,500 तो 35,500 तक तो आ गया, लेकिन मजबूत क्लोजिंग हो रही थी। ये तो मतलब या तो फिर इसका मतलब है कि डाउ को बढ़ना पड़ेगा फिर हमें देख मतलब आज का जो ट्रेडिंग पैटर्न है अभी, इसके हिसाब से देखकर अगर आप अंदाजा लगाए अमेरिका, तो अमेरिका मजबूत बंद होगा, हम कमजोर नहीं हो रहे। मतलब कई बार हम कहते हैं ना कि हमारे को देख के अमेरिकी बाजार चलते, तो इसका आज लिटमस टेस्ट हो जाएगा। अगर वाकई में हमारे बाजारों की जो ताकत दिख रही है, वो ताकत ऐसी दिख रही है कि कल रात को अमेरिका मजबूत बंद होगा या कल सुबह डाउ फ्यूचर्स मजबूत दिखेंगे। तो फिलहाल देखो जो क्लोजिंग मिल रही है बहुत शानदार है जी, नो डाउट 15,000 के ऊपर की नहीं, लेकिन जो मिल रही है वो भी बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ से भी अपसाइड है। जिन लोगों को अनएक्सपेक्टेड अगर कभी गिरावट हो जाए उसके लिए करना है तो 14,700 का पुट खरीदकर आपको आउट ऑफ द मनी पुट खरीदकर हेज करना है, ताकि कभी अनएक्सपेक्टेड गिरावट हो तो उसके लिए तैयार रहना है। वो 14,700 का पुट होगा और 34,800 का पुट बैंक निफ्टी का होगा अगर करना है तो। नहीं तो फिर आप आराम से अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें और नीचे का एक पुट खरीद लें। अगर गलती से बड़ा गैप मिले तो डरना है, बाकी तो 150 पॉइंट तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, उतनी तो हमारी ताकत जो दिख रही है उसी में पचा लेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं, निफ्टी ने बहुत जबरदस्त मूव दिखाया। सबसे बढ़िया बात ये दीप के देखिए आईटी बचाने के लिए आ गया। देखो बैंक अगर 6 है निफ्टी में तो आईटी भी 6 है। बैंक 7 हो गए कि 6 ही है? 6 ही है। तो 6 बैंक के सामने 6 आईटी स्टॉक है जो निफ्टी में वजन रखते हैं। तो मुझे लगता है उस हिसाब से आपको तेजी की पोजीशन बरकरार। बहुत बढ़िया क्लोजिंग नहीं, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, इतनी मजबूत। और स्पेशली डाउ को देखते हुए, डाउ को ही चेंज होना पड़ेगा लग तो ऐसे ही रहा है, करना चाहिए सर। हाँ, वैसे परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, परसेंटेज से मतलब हमेशा हम वो वैसे नहीं देख सकते हैं। स्क्रीन की ताकत भी कोई चीज है, स्क्रीन की ताकत जो है ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि डाउ हम ही देख रहे हैं आप ही देख रहे हैं। हर आदमी हमसे ज्यादा तो वो देख रहा होगा जो पैसा लगा रहा है। देखो स्टॉक 20% पे टंगे हुए हैं। जस्ट डायल भी आ गया, जस्ट डायल 20%, SCI 20%, गिर नहीं रहे कहीं कोई, इसलिए मजबूत है। मोमेंटम स्ट्रांग है एकदम। बिल्कुल सर, मोमेंटम स्ट्रांग है, फायदा उठाइए। और पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन होल्ड करिए, पर हेज जरूर करिए। थोड़ा आउट ऑफ द मनी पुट से लेकर आप हेज क्रिएट कर सकते हैं। पर सर्किट पर है जस्ट डायल, सर्किट पर है सिम्फनी, सर्किट पर है शिपिंग कॉर्पोरेशन और सर्किट पर है IOL केमिकल्स। JSW एनर्जी, हमारी खबर का इंपैक्ट जा रहा है सर्किट की तरफ 18% की तेजी के साथ। गुजरात पीपावाव, जहां पर कॉल आई थी अनिल जी की तरफ से, विश्वेश जी की तरफ से, वहां पर भी 15% की तेजी आती हुई दिख रही है। गुजरात पीपावाव पर सर स्पाइक बिल्कुल नहीं आना ही है दीप, ये तो सब अब ये माहौल ही ऐसा ही है, इसमें आप और में क्या करेंगे, ये है माहौल ऐसा। विश्वेश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी विश्वेश जी।
अनिल जी निफ्टी में ऐड करना चाहूंगा, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है डेटा देख के अनिल जी कि 15,000 के कॉल ऑप्शन में 51 लाख शेयर्स है और आज भी 15 लाख शेयर जुड़े हैं, वर्सेस आज का टोटल ओपन इंटरेस्ट ऐसा एडिशन हुआ है कि कॉल और पुट दोनों साइड 4 मार्च में 48 लाख एडिशन हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 15,000 के कॉल में, बिकॉज हैवी हुआ है और 2 दिन अभी बाकी है एक्सपायरी को। तो अनिल जी मुझे लग रहा है अगर डाउ आज संभल गया तो कल हम वापस 100-150 पॉइंट चल सकते हैं। बिल्कुल, तो नज़र रखिए, अब 15,000 की नज़र मार्केट लगा रहा है, देखते हैं कि आता है कि नहीं, बट लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट अब निकल कर आ रहे हैं और बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट्स की रिकवरी 35,500 पर आते हुए दिख रहा है। JSW एनर्जी 19% ऑलमोस्ट सर्किट पर आते हुए आपको ये स्टॉक इस समय दिखेगा, वहाँ पर एक्शन भरपूर बना हुआ है। जस्ट डायल पर एक बार चोपड़ा साहब से मैं पूछना चाह रहा था। चोपड़ा साहब, जस्ट डायल पिछले हफ्ते 10 दिन में दमदार एक्शन स्टॉक में बना है। फाइनली JD मार्ट जो इनका B2B प्लेटफॉर्म था, कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, वहां से एक्साइटमेंट बढ़ा है। क्या अब क्या राय बनती है, जस्ट डायल पर 1000 के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं काउंटर पर? देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर हीटिंग हो रहा है इसमें और कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है स्टॉक में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इस समय पर मार्केट में जहां पर निवेश किया जा सकता है। आपकी पूरी टीम बोल रही है कि, और मुझे भी लगता है कि IT और फार्मा बहुत अच्छे लगते हैं इन लेवल्स पे, विप्रो बहुत अच्छा लगता है, ग्लेनमार्क बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं जहां पर हम निवेश कर सकते हैं। तमाम कैश स्टॉक्स हैं, तो बेहतर है कि एक बार जस्ट डायल से बाहर निकलिए इतनी तेजी होने के बाद, क्योंकि खबर आ चुकी है तो एक बार को प्रॉफिट बुकिंग बनती है, ये मेरा विचार है। ओके, तो एक बार को प्रॉफिट बुकिंग बनती है जस्ट डायल में, पर एक्शन इस पर भरपूर है। 950 के ऊपर अब निफ्टी आपको होल्ड करते हुए दिख रहा है, तो वहां पर आ रहा है सबसे ज्यादा एक्शन इस समय। और बैंक्स, IT ये एक स्पेस है जहां पर अच्छी तेजी का माहौल बनते हुए दिखा है। AB फैशन, इन्होंने अपनी आज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कल रखी थी और आज सुबह हम आपको इसके बारे में बता भी रहे थे। वहां पर देखिए 7.5% का उछाल आते हुए दिखा है। एक बार सुमित जी से AB फैशन पर राय ले लें, क्या चल रहा है सुमित जी? आज 200 का लेवल क्रॉस करा है काउंटर ने, 7.5% की तेजी और तेजी देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये कैंडल्स एक के बाद एक रोज ग्रीन कैंडल और नए हाइस की फॉर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा है स्टॉक यहां से 225 रुपए से लेके 240 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। जिन्होंने भी बाय करके रखा हुआ है, होल्ड करके बैठे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, क्योंकि जो ब्रेकआउट स्टॉक दिखा रहा है उसको देखते हुए 225 240 तक के लेवल आने वाले दिनों में AB फैशन में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि नीचे में 192 195 के आसपास का बनेगा, वो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। AB फैशन ये है एक स्टॉक जो दमदार तेजी में आपको दिखा है आज के ट्रेड में। कुणाल जी, एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पर भी आज सुबह से ही अच्छी मूव चल रही है और डेज हाई पर ये भी क्लोज हो रहा है 6% एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर, क्या व्यू है कुणाल जी? देखिए मेरा व्यू तो हमेशा से पॉजिटिव है दीपांशु, अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव है। मुझे लगता है स्टॉक में ऊपर के लेवल्स दिखने को मिलेंगे। जिस तरह की तेजी ट्रेंड में हमने आते हुए देखी है, मुझे लगता है कि दीपांशु बिल्कुल वैसी उसी तर्ज पर स्टॉक में भी एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग देखने को मिलेगी। एक मामूली सा कंजेशन 3150 पर है, ये पार हो जाए तो फिर ये स्टॉक 3350 3500 के लेवल्स दिखाएगा, तो बिल्कुल होल्ड करके रखने की राय। बिल्कुल, तो होल्ड करके चलें, ये है राय जहां तक एवेन्यू सुपरमार्ट का सवाल है। मैक्स फाइनेंशियल यहां पर अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है, 910 का लेवल 911 पर मैक्स फाइनेंशियल आते हुए दिखा है आपको फ्यूचर्स में। विश्वेश जी, एक क्विक कॉल मैक्स फाइनेंशियल पर। ओके, विश्वेश जी से ऑडियो संपर्क निकल गया। नितिन जी, जरा मैक्स फाइनेंशियल की चार्ट देखेंगे, क्योंकि बाकी इंश्योरेंस स्पेस में भी मूवमेंट आ रहा है, HDFC लाइफ में भी अभी उछाला है, क्या चल रहा है स्पेस पर सर? मैक्स फाइनेंशियल में ऊपर की मूव 940 की तरफ आनी चाहिए। स्पेस में ऑलरेडी काफी बाइंग है और मुझे लग रहा है कि मैक्स फाइनेंशियल इस लेवल पे फ्रेश बाई किया जा सकता है। 940 के टारगेट होंगे और करीब 880 का स्टॉप लॉस बनता है। तो मैक्स फाइनेंशियल पर रखनी है नजर रखनी है। HDFC लाइफ पर अभी एक स्पाइक आया, इन्फो एज पर खरीदारी आती हुई दिख रही है, कॉनकॉर, कंटेनर कॉर्प यहाँ पर भी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी अब निचले स्तरों से रिकवरी होती हुई दिख रही है, तो ये स्पेस है एक्शन में। वागले साहब, जाने से पहले एक सीमेंस पर भी कॉल दे दें, लगातार एक्शन में रहा है, आज क्लोजिंग में एक मूव आई है सीमेंस पर 1.5% ऊपर। दीपांशु, पैटर्न इसमें अच्छा है, फ्रेश हाई बनाया है, मल्टीपल रेजिस्टेंस 1950 का ब्रेक किया है, अभी 1951 है, जस्ट ऊपर है। मुझे लगता है ये 2000 के पार निकलना चाहिए 1 से 2 दिनों में। ओके, तो 2000 की तैयारी सीमेंस में, 1 से 2 दिन में काउंटर आपको उस लेवल के ऊपर जाते हुए दिखेगा। ऑटोज, IT
ये है आज के टॉप विनर्स। टाटा मोटर्स टॉप गेनर 5% से ज्यादा की तेजी, M&M बढ़िया खरीदारी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो यहां से भी अच्छा पार्टिसिपेशन, आइशर मोटर्स 2600 के ऊपर और मारुति में भी थोड़ी खरीदारी दिखी है। विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, TCS इन सभी स्टॉक्स में आपने दमदार एक्शन बनते हुए देखा है। यहां पर भी निफ्टी का बढ़िया सपोर्ट रहा, पर अदानी पोर्ट यहां पर अच्छी खरीदारी रही, 4% ऊपर। अनिल जी ने आपको यहां पर खरीदारी की राय दी है, लगातार बैक टू बैक खरीदारी की कॉल्स आई हैं यहां पर अनिल जी की तरफ से। साथ ही आपने मूवमेंट अच्छा आते हुए देखा है अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप स्टॉक्स अच्छे एक्शन में रहे हैं। सिप्ला लंबे कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट 800 के ऊपर क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। JSW स्टील यहां पर भी बढ़िया एक्शन, NTPC लगातार तेजी में, आज भी सिर्फ 4 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं, 5 स्टॉक्स। ONGC 3% नीचे, HDFC, डॉक्टर रेड्डीज, पावर ग्रिड और कोल इंडिया मामूली सी गिरावट के साथ ये क्लोज आउट होते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर भी दमदार एक्शन आपने दिखा है। L&T इन्फोटेक 7% ऊपर, ट्रेंट 9% की तेजी इस काउंटर पर आती हुई, L&T टेक्नोलॉजी 6.5% ऊपर, नवीन फ्लोरिन 5.5% ऊपर। तो एक बार फिर से जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वायदा कारोबार में, वहां पर अच्छा एक्शन बनता हुआ। PI इंडस्ट्रीज, एम्फेसिस, सिटी यूनियन बैंक को भी इस लिस्ट में जोड़ दें जहां पर आपने अच्छी खरीदारी बनती हुई देखी है। 170% का OI एडिशन आपको L&T इन्फोटेक पर आते हुए दिख रहा है। तो ये आपको ट्रेंड पर आते हुए दिख रहा है। L&T इन्फोटेक पर 105% का इंटरेस्ट, तो दमदार एक्शन इस स्पेस में आपको दिखा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स 5%, पेज इंडस्ट्रीज बढ़िया तेजी यहां पर आती हुई, IGL, BEL अनिल जी ने आपको यहां पर भी व्यू दिया, NTPC, एल्केम लैबोरेटरीज, वोडाफोन, भारत फोर्ज, BPCL, मारुति, लुपिन, इंडिया बुल्स हाउसिंग, सारे के सारे स्टॉक्स काफी एक्टिव रहे आज के ट्रेडिंग सेशन में। गिरावट IRCTC 2% नीचे, थोड़ी नेगेटिव खबरें थी, जो मोबाइल केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रद्द करना पड़ा मद्रास हाईकोर्ट ऑर्डर की वजह से। टाटा केमिकल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, HDFC लिमिटेड, बर्जर पेंट्स, UPL और साथ ही L&T फाइनेंस जो हल्की गिरावट के साथ क्लोज आउट हो रहे हैं। पर सर्किट पर ढेरों स्टॉक्स आज आपको कैश मार्केट में आते हुए दिखे हैं। सिम्फनी सर्किट पर, शिपिंग कॉर्पोरेशन यहां पर भी आपको सर्किट लगते हुए दिखा है। जस्ट डायल सर्किट पर ये काउंटर भी, JW एनर्जी ऑलमोस्ट सर्किट पर क्लोज होते हैं और IOL केमिकल्स यहां पर भी 20% का सर्किट। इसके अलावा गुजरात पीपावाव, TTK प्रेस्टीज, JK पेपर, अदानी गैस, टाटा कम्युनिकेशंस, AB फैशन, GE शिपिंग, इन सभी कैश स्टॉक्स में भी दमदार एक्शन रहा। तो अनिल जी जबरदस्त क्लोजिंग, 14,950 के पास निफ्टी प्रोविजनल क्लोज और 35,500 के करीब बैंक निफ्टी का भी प्रोविजनल क्लोज सर। बिल्कुल, तो शानदार क्लोजिंग, और स्पेशली ये क्लोजिंग इसलिए शानदार मानी जाएगी दीप, की इतना सपोर्ट डाउ से नहीं मिला, थोड़ा डाउल सुधर जाते ना 15,000 ही पार कर डालते। बिल्कुल सर, नहीं हाँ थोड़ा सा मतलब अरे हरे में ही आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि मतलब 200-300 सिर्फ ग्रीन में आ जाते हैं। 200 से 100 आए, उसमें देखो क्या हो गया। पर आज तो US को आपकी बात सुननी पड़ेगी सर, भाई इज्जत का सवाल है। आना चाहिए आज। हाँ मतलब आज तो होना चाहिए, आज तो होना चाहिए। जिस तरह की ताकत दिखाई हमारे बाजार में बंद होने का, तो उस हिसाब से तो बनता है कि अमेरिका में अच्छा मजबूत सेशन होना भी, जो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो चलिए आइए, बढ़िया क्लोजिंग आज के सेशन के आपको देखने को मिली है, और इस मजबूत क्लोजिंग के बाद एक्शन शाम का भी भरपूर है। वैसे तो एक चीज़ मैं बता दूं दीप कि कल से हमने जो शुरू किया है शाम वाला नया प्रोग्राम, उसकी बड़ी तारीफ भी हो रही है, लोगों को बड़ा पसंद भी आ रहा है। आइए उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म है, आपने तो देखी होगी, कौन सी? डाई हार्ड। हाँ ऑफ कोर्स, वो सारी देखी। 4 नंबर वाली में क्या खास था? वो IT इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरा एग्जैक्टली बस इतने। हाँ मतलब देखिए पक्का हमारे हिसाब से तो क्या बड़ा मुश्किल हो जाए मामला। तो इसका जो विलेन वो साइबर नेटवर्क पूरा खत्म कर देता है, हैक करके है ना, वो देखा ना, और पूरा उसमें टेरर हो जाता था, और पावर सप्लाई ठप कर देता, गैस ग्रिड में आग लगा देता है ना, और शहर का पूरा ट्रैफिक सिस्टम जाम। जी यही था ना, यही था। बराबर है। तो जब ये फिल्म आई थी तब लगता था कि ये तो फिक्शन है, ठीक। उसी तरह से वो कौन सी पिक्चर आई थी, कंटेजियन, जब 10 साल पहले आई थी, 2011 में, 2011 में, तब लगा था कि ये तो फिक्शन है। देखो वैसा वायरस चाइना से निकला है, जी करेक्ट, सही बात। तो पिछले साल जो हुआ था, वैसी ये जो पिक्चर आई थी ये अब सच लग रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि चीनी साइबर अटैक के कारण ही मुंबई में घंटों बिजली ठप हुई थी। इतना ही नहीं, दूसरी रिपोर्ट ये बता रही कि चीनी हैकर सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को भी निशाना बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ सवाल ये कि हमारी संस्थाओं पर साइबर अटैक का खतरा कितना बड़ा है, और हम और हमारा देश इससे निपटने के लिए किस तरह से तैयार है। इस गंभीर मुद्दे पर आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं आज। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत माली,
एथिकल हैकर सचिन डेडिया और रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एजी अय्यर साहब। सोशल मीडिया पर आप भी हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा पर हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। शाम 5 बजे देखिएगा, अब 6 बजे नहीं 5 बजे है चीन का साइबर वॉर। और ये जो मुंबई में कुछ समय पहले जो वो हुआ था, जहां मुंबई का पूरा ट्रैफिक सिस्टम ये वो सब कुछ ठप हो गया था, तो उसको लेकर अमेरिका की रिपोर्ट है कि ये है ना साइबर अटैक था चीन का, ये वहाँ से ये निकला है मामला, तो उस पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा जी बिजनेस के ब्रांड न्यू शो इंडिया 360 का आगाज़ हो चुका है और आज हम आपके काम की बात इसमें करने जा रहे हैं। और आज की कवर स्टोरी जो है बंगाल का मैदान, कांग्रेस में घमासान। इस कवर स्टोरी में कांग्रेस के भीतर मचे घमासान से जुड़ी हर एक खबर का अपडेट है और इसकी क्या मायने हैं आपके लिए ये समझाएंगे। और दूसरी कवर स्टोरी है तेल की महंगाई किचन तक आई। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों के चलते किस तरह से आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है, ये हम आपको बताने वाले हैं आज की कवर स्टोरीज में। तो कल की कवर स्टोरीज में गोल्ड बॉन्ड भी था। हर रोज आपको कुछ न कुछ बढ़िया कवर स्टोरीज मिलेगी जिस पे डिटेल एनालिसिस और बाकी सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी, ये मिस मत कीजिएगा आपके लिए आज। तो ये दोनों शो शाम के आपके लिए बेहद काम के रहेंगे जो आपको देखनी जरूर है। बंसल जी, कल आप देख पाए इंडिया 360 डिग्री? अनिल जी देखा भी है और अनिल जी मेरा एक सवाल भी अनिल जी शो देखने के बाद आया जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस हो गया। अनिल जी बताइए। अनिल जी देख, छोटा सा प्रश्न अनिल जी, देखिए अमूमन क्या होता है, ये जो टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, बीमारी जैसे होती हैं, ये सब अनिल जी हिंदुस्तान में ज्यादा पाई जाती हैं। करेक्ट। बट कोविड का अगर आप कहर देखें तो कोविड का कहर वेस्ट में ज्यादा है अनिल जी, इंडिया में नहीं है अनिल जी। इसका क्या अनिल जी कारण है? मतलब कि अब अगर इम्यूनिटी ज्यादा है तो अनिल जी फिर ये बाकी बीमारियां भी तो हमारे यहाँ ज्यादा होती है ना अनिल जी। देखो क्या है, हम ये सॉफ्ट से मतलब सोफिस्टिकेटेड बीमारियों से हैंडल करने में थोड़े मुश्किल है। रफ टफ आती है तो हम कर लेते हैं आराम से, बराबर है, सही बात। तो वैसा वाला मामला है। तो वैसे सवाल तो आपका ठीक है, ये आइडिया तो मतलब कर सकते बंसल जी कहे तो सवाल बढ़िया कर रहे हैं। ये जब हमारा दूसरे कोरोना जैसे मामलों में इम्यूनिटी लेवल, लेकिन क्या पता कोरोना में इम्यूनिटी लेवल लगता हो दूसरे में न लगता हो। तो भगवान जाने। बंसल जी आपने इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, आपको डॉक्टरेट जल्दी करनी पड़ेगी। इतने मुश्किल सवाल पूछेंगे तो हो सकता है हम आपको ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दे दें कि बंसल जी डॉक्टर, फिर आप जो बोले वही फाइनल। लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, अगली बार कोरोना का डिस्कशन होने पर इसका जवाब जरूर लिया जाएगा कि वाकई में कि अगर इम्यूनिटी लेवल कोरोना से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग है। मुझे एक चीज़ जो लगती है बंसल जी, मेरे को लगता है ये ना कोरोना सबसे लास्ट में हिंदुस्तान में आया पूरी दुनिया में होने के बाद, तब तक हम थोड़े सावधान हो गए थे, ऐसा मुझे लग रहा है। तब तक हमने बहुत सारा काढ़ा वाढ़ा भी पी लिया था, मेंटली भी प्रिपेयर हो गए थे, पहले से हमने लॉकडाउन भी कर लिया था। तो मुझे लगता है इसलिए हम बच गए। पहले ये चीन से इधर होते हुए अमेरिका जाता ना तो मामला गड़बड़ हो जाता था। वो घूमते पहले मतलब चीन से ईरान, फिर यूरोप से अमेरिका से घूमते घूमते फिर इधर आया है, पूरा राउंड मार के आया ना। तब तक हम सब हमारे यहाँ सबसे लास्ट में आया था, इसलिए हम मेरे को लगता बच गए कि थोड़े हम सावधान हो गए। वो तो है ही, अब पता नहीं भगवान जाने, ये ऑब्जर्वेशन है, सही है गलत है पता नहीं। तो चलिए ये है आपके लिए शाम के विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब, नितिन जी, अरे वाह आज तो दिल्ली वाले लोग भरे हुए हैं, क्या बात है। कुणाल जी, राकेश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वागले साहब और विश्वेश जी और सुमित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त देने के लिए। आप सभी से विदा लेने का वक्त है, कल आपसे होगी फिर मुलाकात और तब तक के लिए हमें और दीप को दीजिए इजाज़त।